गर्मी की धूप डामर को जला रही थी, जिससे उस पर मृग तृष्णा नाच रही थी। वह दोपहर बहुत घुटन भरी महसूस हो रही थी। गर्मी ने जैसे सारी आवाजें सोख ली थीं। उस चिलचिलाती धूप के बीच पैरा विशेष बल की पहली बटालियन के मुख्यालय का गेट, जिसे एकावास्तु बलादिका के नाम से जाना जाता है, मजबूती से और कसकर बंद था। मुख्य द्वार पर गार्ड पोस्ट, जिसे सतर्क दिखना चाहिए था, इसके बजाय एक आरामदायक और थोड़ी उबाऊ माहौल में डूबा हुआ था। एक छायादार तंबू के नीचे सैन्य पुलिस प्रोवोस्ट के 2 सैनिक स्टील के हेलमेट पहने खड़े थे, जिनकी पट्टियां उनकी ठुड्डियों पर लटक रही थीं। उनमें से एक हवलदार मेजर बलवान सिंह थे, जो रात के खाने के समय का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और दूसरा नाइक गोपाल वर्मा था, जो उससे छोटा लग रहा था। उफ, कितनी गर्मी है! सचमुच एक भट्ठी की तरह लग रहा है। इतनी गर्मी में कौन पागल मिलने आएगा? हवलदार मेजर बलवान ने पसीने से भीगी अपनी वर्दी का कॉलर हिलाते हुए बड़बड़ाया। नाइक गोपाल ने अपनी पानी की बोतल से पानी पीते हुए बस एक फीकी मुस्कान दी। उसी समय दूर बस स्टॉप की दिशा से एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे चल रही थी। वह लगभग 70 वर्ष की लग रही थी। हालांकि उन्होंने धूप से बचने के लिए अपने सिर पर अपनी साड़ी का पल्लू रखा हुआ था, लेकिन उनका चेहरा पहले से ही धूप से लाल हो गया था। उनके हाथ में एक छोटा सा कपड़े का थैला था और उनकी पीठ पर फूलों के पैटर्न वाला एक कपड़े का बैग लटका हुआ था, जैसा कि आमतौर पर बाजार में देखा जाता है। उनके कपड़े बहुत साधारण थे, एक ढीली सूती साड़ी और एक पतला सूती ब्लाउज। उनकी शक्ल बिल्कुल एक गांव की दादी जैसी थी। बूढ़ी औरत गार्ड पोस्ट के पास पहुंची। अपनी सांसें ठीक करने के लिए एक छायादार जगह की तलाश करते हुए हवलदार मेजर बलवान को देखा। माफ करना बेटा, तुम्हारी ड्यूटी अच्छी रहे। हवलदार मेजर बलवान ने बूढ़ी औरत को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में एक तुच्छ और परेशान करने वाला भाव था। क्या बात है दादी? हालांकि उनका स्वागत रूखेपन से किया गया, लेकिन बूढ़ी औरत ने उन्हें साफ आंखों से देखना जारी रखा और कहा, मैं यहां अपने पोते से मिलने आई हूं। उसका नाम हवलदार विक्रम सिंह है। यह नाम सुनकर हवलदार मेजर बलवान व्यंग्यात्मक रूप से हंसा। उसने नाइक गोपाल की ओर देखा और फिर अपना सिर हिलाया। ओह, हवलदार विक्रम, वह सितारा। दादी, क्या आप जानती हैं कि हवलदार विक्रम कौन है? वह हमारी इकाई का सबसे अच्छा सैनिक है। वह बहुत व्यस्त है, उससे ऐसे ही नहीं मिला जा सकता। बूढ़ी औरत का नाम देविका था। हवलदार मेजर बलवान के व्यंग्य को सुनकर उनके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने केवल अपने माथे से पसीना पोंछा। मुझे पता है कि वह व्यस्त है, लेकिन क्या मैं उससे थोड़ी देर के लिए नहीं मिल सकती? मैं बहुत दूर से आई हूं, चाहे आप दूर से आएं या पास से। प्रक्रिया तो प्रक्रिया ही रहती है। दादी, आपका आधार कार्ड कहां है? हवलदार मेजर बलवान ने अधीरता से अपनी उंगलियां हिलाते हुए कहा। श्रीमती देविका ने अपने बैग से अपना पहचान पत्र निकाला और उसे दे दिया। हवलदार मेजर बलवान ने कार्ड लिया, उस पर केवल एक नजर डाली, फिर उसे नाइक गोपाल को फेंक दिया। गोपाल, जरा जांच करो, कह रही हैं हवलदार विक्रम से मिलना है। हे। जबकि नाइक गोपाल पोस्ट के अंदर गया और दस्तावेजों की जांच करने का नाटक किया, हवलदार मेजर बलवान ने फिर से श्रीमती देविका को देखा। वैसे भी दादी, अगर आपका पोता पैरा एसएफ का सदस्य है तो आपको कुछ अच्छा लाना चाहिए था। आपके बैग में क्या है? रोटी और अचार? यह एक खुला मजाक था। श्रीमती देविका की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। मैं थोड़ा खाना लाई हूं, मेरे पोते का पसंदीदा खाना। ओह, पसंदीदा खाना। पैरा एसएफ के सैनिकों को गार्ड कुत्तों की तरह प्रशिक्षित किया जाता है। हाँ। हवलदार मेजर बलवान जोर से हंसा। उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि यह बूढ़ी औरत चिलचिलाती धूप में चलकर कितनी थक गई होगी, या उसने जो कुछ भी लाया था वह कितना कीमती था उसके लिए। यह दादी उबाऊ दोपहर में एक सस्ते मनोरंजन का साधन मात्र थी। जल्द ही नाइक गोपाल बाहर आया। रिपोर्ट, हवलदार मेजर हवलदार विक्रम संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास की तैयारी कर रहा है। उसे परेशान नहीं किया जा सकता। कंपनी के कर्मचारियों ने ऐसा कहा। देखा दादी, आपने खुद सुना, आप नहीं मिल सकती, हवलदार बलवान ने कहा, जैसे कि उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था। तो मुझे उसके प्रशिक्षण के समाप्त होने तक कितना इंतजार करना पड़ेगा? श्रीमती देविका ने विनती भरे स्वर में पूछा। हमें कैसे पता चलेगा? आज आप घर जाइए, फिर जब कोई ओपन हाउस कार्यक्रम हो तो फिर आइएगा।
हवलदार बलवान ने पहचान पत्र वापस करते हुए और उसे जाने के लिए हाथ हिलाते हुए कहा। श्रीमती देविका ने अपना पहचान पत्र ले लिया, लेकिन वह हिली नहीं। बेटा, मैं सचमुच बहुत दूर से आई हूं, कृपया बस 10 मिनट के लिए उसका चेहरा देखने दो, या बस यह खाना उसे दे दो। उसने अपना थैला उठाया। अरे, यह दादी बहुत परेशान कर रही है, हवलदार बलवान चिल्लाया। जब कह दिया नहीं मिल सकती तो नहीं मिल सकती। हम कोई कुरियर सेवा नहीं है और यह ड्यूटी का समय है। अगर आप ऐसे ही करती रहीं तो आपको कर्तव्य में बाधा डालने वाला माना जा सकता है। उसी क्षण श्रीमती देविका की आंखें, जो पहले साफ थीं, ठंडी हो गईं। उन्होंने अब गर्मी के कारण थका हुआ चेहरा नहीं दिखाया और अपनी थोड़ी झुकी हुई पीठ सीधी कर ली। कर्तव्य में बाधा? हाँ, ठीक है दादी, आप नहीं जानती कि एक सैन्य अड्डे के गेट पर हंगामा करने का क्या परिणाम होता है। हम अभी भी धैर्य रख रहे हैं क्योंकि आप बूढ़ी हैं। जल्दी जाओ। बेटा, अभी क्या समय हुआ है? आप समय क्यों पूछ रही हैं दादी? अभी शाम के 4:30 बजे हैं। सुदेंसन शिफेन, ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे नाम की प्लेट ठीक से पढ़ी नहीं जा रही है। जब श्रीमती देविका ने हवलदार बलवान की छाती पर लगी नेम प्लेट देखने की कोशिश की तो सैनिक ने अपनी छाती को ढांकते हुए एक कदम पीछे हट गया। आप हमारा नाम क्यों जानना चाहती हैं? प्रशंसा पत्र लिखना है क्या? उसने ताना मारा। बस हवलदार बलवान कहिए। ठीक है, हवलदार मेजर बलवान। और तुम नाइक गोपाल। श्रीमती देविका ने नाइक गोपाल के पद और नाम का सटीक उल्लेख किया, जिससे दोनों सैनिकों के चेहरे पर मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। तुम दोनों को शायद मेहमानों के स्वागत की मानक प्रक्रिया कभी नहीं सिखाई गई। यहां आगंतुकों के लिए प्रतीक्षालय कहां है? श्रीमती देविका की आवाज अभी भी कोमल थी, लेकिन उसमें एक निर्विवाद अधिकार था। हवलदार बलवान एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसका प्रतिद्वंद्वी सिर्फ एक बूढ़ी औरत थी और वह फिर से अभिमानी हो गया। प्रतीक्षालय वहां है, वह कंटेनर। उसने एक पुराने जंग लगे कंटेनर की ओर इशारा किया जो गार्ड पोस्ट से काफी दूर था। उस जगह पर एयर कंडीशनर तो छोड़िए, पंखे के चलने पर भी संदेह था। दादी, आप वहीं इंतजार करें। अगर हमारा मूड अच्छा हुआ तो हम बाद में हवलदार विक्रम से फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई वादा नहीं। हवलदार बलवान मुड़ा और अपनी छायादार जगह पर वापस चला गया। श्रीमती देविका ने एक पल के लिए कंटेनर को देखा, फिर बिना कुछ कहे वह उस ओर चली गईं। उनकी पसीने से भीगी पीठ के पीछे दोनों सैनिकों की दबी हुई हंसी दोपहर में कीड़ों की भिनभिनाहट की तरह सुनाई दे रही थी। कंटेनर के अंदर का प्रतीक्षालय सचमुच एक स्टीमर जैसा था। खिड़कियां थीं, लेकिन वे मोटी धूल से ढकी थीं और खोली नहीं जा सकती थीं। एकमात्र वेंटिलेशन खुला दरवाजा था, जिससे बाहर की गर्म हवा अंदर आ रही थी। एक टूटी हुई दीवार का पंखा सिर्फ एक सजावट था। उस कमरे में, जिसमें केवल कुछ प्लास्टिक की कुर्सियां थीं, श्रीमती देविका बैठ गईं और चुपचाप अपने रूमाल से अपना पसीना पोंछा। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, कोई नहीं आया। गार्ड पोस्ट पर मौजूद सैनिक शायद उनके अस्तित्व के बारे में भूल गए थे। जब गार्ड बदलने का समय आया तो वे एक दूसरे से मजाक कर रहे थे और अपना काम खत्म कर रहे थे। श्रीमती देविका ने कंटेनर के अंदर से सब कुछ सुना। अरे, वह दादी चली गई या नहीं? पता नहीं। क्या वह अभी भी उस भट्ठी में होगी? अगर हां, तो वह बहुत हिम्मती है। वह जरूर घर चली गई होगी। वैसे भी हमने विक्रम को फोन तो किया नहीं। रात के खाने में क्या है? उनके कदमों की आवाज दूर हो गई और उनकी जगह नई गार्ड टीम आ गई। हालांकि ड्यूटी सौंपने में कंटेनर के अंदर एक दादी के बारे में कोई उल्लेख नहीं था। श्रीमती देविका अब और बर्दाश्त नहीं कर सकीं। उन्होंने अपना बैग उठाया और वापस गार्ड पोस्ट पर चली गईं। सूरज पश्चिम की ओर झुकने लगा था, लेकिन गर्मी अभी भी कम नहीं हुई थी। माफ करना बेटा। नई गार्ड टीम हवलदार बलवान और उसके साथियों से छोटी थी। वे इस बूढ़ी औरत के अचानक प्रकट होने से हैरान लग रहे थे। जी अम्मा, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? मैंने 2 घंटे पहले मिलने के लिए पंजीकरण कराया था। हवलदार विक्रम, कृपया जांच करें कि आगे क्या हुआ। हवलदार विक्रम, 1 मिनट अम्मा। एक सैनिक जल्दी से पोस्ट के अंदर गया और फोन किया। जल्द ही वह एक भ्रमित चेहरे के साथ बाहर आया। माफ करना अम्मा, आपके नाम से मिलने का कोई अनुरोध दर्ज नहीं है। श्रीमती देविका स्तब्ध रह गईं। कोई रिकॉर्ड नहीं। हवलदार मेजर बलवान सिंह और नाइक गोपाल वर्मा ने मेरा पंजीकरण किया था। ओह हवलदार बलवान,
उनकी ड्यूटी खत्म हो गई है और वह बैरक में वापस चले गए हैं। हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली। तो फिर कृपया अभी फिर से पंजीकरण करें। मुझे अपने पोते से मिलना है। अरे अम्मा, अभी सभी सैनिक गहन प्रशिक्षण में हैं। मिलने का कोई समय नहीं है, पहले ही घोषणा हो चुकी थी। उसी समय पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वह हवलदार मेजर बलवान सिंह थे, जो अपनी ड्यूटी खत्म करके बैरक लौट रहे थे। श्रीमती देविका को अभी भी वहां देखकर उनके चेहरे पर चरम झुंझलाहट दिखाई दी। अरे, यह दादी सचमुच अभी तक घर नहीं गई। हवलदार बलवान पास आया। मैंने कहा था ना कि तुम नहीं मिल सकती। तुम मेरे जूनियर्स को क्यों परेशान कर रही हो? क्या तुम सठिया गई हो? श्रीमती देविका की आवाज बर्फ की तरह ठंडी हो गई। बेटा, क्या तुम अभी जो कहा उसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? जिम्मेदारी? कैसी जिम्मेदारी? तुम ही हो जो हमारे काम में बाधा डाल रही हो। तुमने कहा था कि तुम 2 घंटे पहले घर जाओगी। अब तुम यहां क्यों हो? क्या हम तुम्हारी निजी सचिव हैं? हवलदार बलवान ने अपनी बाहें अपनी छाती पर बांध लीं और श्रीमती देविका को घूर कर देखा। बेटा, एक सैनिक का मुख्य कर्तव्य क्या है? मुख्य कर्तव्य? यह दादी क्या बकवास कर रही है? हमारा काम देश की रक्षा करना है, तुम जैसे नागरिकों की शिकायतों को सुनना नहीं। नागरिक? मैं एक परिवार हूं जो अपने पोते से मिलने आया है, और जिस देश की तुम बात कर रहे हो वह मेरे जैसे लोग हैं। लेकिन एक नागरिक को 2 घंटे तक एक गर्म कंटेनर में रखना और मिलने के अनुरोध को दर्ज भी न करना, क्या यह तुम्हारे मुख्य कर्तव्य का हिस्सा है? श्रीमती देविका की आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन वह पूरे गार्ड पोस्ट क्षेत्र में गूंज रही थी। हवलदार बलवान एक पल के लिए चुप हो गया। उसके मन में आया कि यह दादी शायद कोई साधारण गांव की दादी नहीं है, लेकिन शब्द पहले ही निकल चुके थे। आह, तथ्यों को मत तोड़ो मरोड़ो। नियम ऐसे ही हैं। पैरा SF ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी आसानी से मिल सके। कौन जाने, शायद यह दादी किसी दूसरे देश से भेजी गई जासूस हो। जासूस? हाँ, जासूस। तुम नहीं जानती, आजकल जासूस सैन्य ठिकानों में घुसपैठ करने के लिए दादी नानी या दादा नाना का वेश धारण करते हैं। तुम हमारे अड्डे का स्थान पता लगाना चाहती हो, है ना? तुम्हारे हाव भाव से ही तुम संदिग्ध लग रही हो। जब तक तुम जा सकती हो चुपचाप चली जाओ, इससे पहले कि मैं सचमुच तुम्हारी रिपोर्ट कर दूं। नाइक गोपाल ने भी बगल से साथ दिया। बिल्कुल सही हवलदार मेजर, यह दादी शुरू से ही अड्डे के अंदर झांक रही है। उसकी बातें भी अजीब हैं। इसकी सूचना तुरंत मिलिट्री इंटेलिजेंस को दी जानी चाहिए। हवलदार बलवान ने खुद को मजबूत महसूस किया। देखा, मैंने क्या कहा दादी। अब अगर तुम घुटनों पर बैठकर माफी मांगोगी तो मैं मान लूंगा कि तुम सिर्फ सठिया गई हो और तुम्हें जाने दूंगा। नहीं तो मामला बहुत गंभीर हो सकता है। गंभीर? हाँ। श्रीमती देविका ने अब उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। अपने पसीने से भीगे चेहरे को पोंछने के बजाय उन्होंने अपने ब्लाउज की जेब से एक छोटी सी नोटबुक निकाली और कुछ लिखना शुरू कर दिया। तुम अब क्या कर रही हो? हवलदार बलवान ने उस किताब को छीनने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तुरंत श्रीमती देविका का हाथ बिजली की गति से चला और हवलदार बलवान की कलाई पकड़ ली। उनकी पकड़ असाधारण रूप से मजबूत थी, 70 साल की दादी के हाथ जैसी नहीं। आर्क! हवलदार बलवान दर्द से कराह उठा। श्रीमती देविका ने उसकी कलाई पकड़ते हुए उसे बर्फीली आंखों से देखा। बेटा, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि तुमने जो किया है उसका परिणाम क्या होता है। उन्होंने हवलदार बलवान की कलाई को जोर से धकेला। फिर उन्होंने अपना फूलों वाला बैग खोला। बलवान और गोपाल ने सोचा कि वह कोई हथियार निकालेंगी और डरकर पीछे हट गए, लेकिन उन्होंने जो निकाला वह एक पुराने मॉडल का मजबूत दिखने वाला काला स्मार्टफोन था। यह एक सैन्य ग्रेड सैटेलाइट फोन था जिसे आम लोग नहीं पहचान सकते थे। उस फोन को देखकर हवलदार बलवान का चेहरा तन गया। वह चीज स्पष्ट रूप से किसी आम नागरिक की नहीं थी, लेकिन उसने शांत रहने की कोशिश की। यह क्या है? कबाड़ का फोन कहां से मिला? यहां कोई सिग्नल नहीं होगा। श्रीमती देविका ने कोई जवाब नहीं दिया। एक बहुत ही अभ्यस्त गति से उन्होंने फोन को अनलॉक किया। फिर उन्होंने स्पीड डायल नंबर 1 को दबाकर रखा। रिंग पूरी होने से पहले ही एक भारी और अधिकारपूर्ण आवाज ने कॉल का जवाब दिया। GOC इन सी नॉर्दर्न कमांड यहां। बलवान और गोपाल ने वह आवाज नहीं सुनी। वे बस उम्मीद कर रहे थे कि यह अजीब नाटक जल्द ही खत्म हो जाएगा। यह मैं हूं, श्रीमती देविका के मुंह से निकलने वाला पहला शब्द था। उनकी आवाज पूरी तरह से बदल गई थी। यह अब गर्मी से थकी हुई दादी की आवाज नहीं थी।
बल्कि एक कमांडर की आवाज थी जो हजारों सैनिकों को आदेश देने की आदी थी। माफ कीजिए, मैं किससे बात कर रहा हूं? फोन के दूसरी तरफ से आवाज भ्रमित लग रही थी। जनरल मेहरा, मैं देविका सिंह राठौर हूं। फोन के दूसरी तरफ से एक हांफने की आवाज आई। उसके बाद खड़खड़ाहट की आवाज आई, जैसे कोई घबरा गया हो। यह एक कुर्सी के पीछे धकेले जाने जैसी आवाज लग रही थी। जी जनरल राठौर, माफ कीजिए जनरल, मैं आपकी आवाज नहीं पहचान पाया। लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन मेहरा, भारतीय सेना के उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, एक सक्रिय 3 सितारा जनरल, और वह एक पूर्व स्टाफ ऑपरेशंस ऑफिसर थे जो सीधे जनरल देविका के अधीन काम कर चुके थे जब वह सेवा में थीं। हवलदार बलवान को जो सुन रहा था उस पर विश्वास नहीं हुआ। जनरल, दादी, तुम किसके साथ अभिनय कर रही हो? कौन सा जनरल एक दादी से फोन पर बात करेगा? श्रीमती देविका ने अपना हाथ उठाया, उसे चुप रहने का इशारा किया। बस उस एक इशारे से हवलदार बलवान ने अनजाने में अपना मुंह बंद कर लिया। मेहरा, क्या तुम जानते हो मैं अभी कहां हूं? माफ कीजिए जनरल, मुझे नहीं पता। क्या जनरल अस्वस्थ हैं? मैं पैरा एसएफ की पहली बटालियन के मुख्य द्वार के सामने उधमपुर में हूं। क्या एक पैरा में? लेफ्टिनेंट जनरल मेहरा की आवाज कांप उठी। सही, मैं अपने पोते हवलदार विक्रम से मिलने आई थी, लेकिन यहां के गार्ड ने मुझे 2 घंटे से अधिक समय तक एक गर्म कंटेनर में रखा। क्या? इतना ही नहीं, मेरे मिलने के अनुरोध को दर्ज नहीं किया गया, और जब मैंने विरोध किया तो मुझे एक सठियाई हुई बुढ़िया माना गया। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने मुझ पर अड्डे की जानकारी चुराने की कोशिश करने वाले जासूस होने का आरोप लगाया। जासूस? फोन के दूसरी तरफ से ऐसा लगा जैसे लेफ्टिनेंट मेहरा ने अपनी मेज पर मुक्का मारा हो। जनरल मेहरा, अभी वे मुझे धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वे मुझे एमआई को सौंप देंगे। तुम्हारे अनुसार मुझे क्या करना चाहिए? जनरल, माफ कीजिए, यह मेरी गलती है, मैं मौत की सजा का हकदार हूं। तुम अभी कहां हो? कोस्टगार्ड मुख्यालय, जकार्ता में। तैयार, पेनाल जनरल। यहां पहुंचने में तुम्हें कितना समय लगेगा? पूरी गति से 15 मिनट। नहीं, 10 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा जनरल। ठीक है, मैं तुम्हें 10 मिनट का समय देती हूं। आओ और खुद देखो कि तुम्हारे लोग एक जासूस के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। और पहली बटालियन के कमांडर को भी फोन करो, उसे अभी मुख्य द्वार पर दौड़कर आने के लिए कहो। जी, आदेश का पालन होगा जनरल, तुरंत। श्रीमती देविका ने अपना फोन बंद कर दिया और उस मजबूत फोन को वापस अपनी जेब में डाल लिया। जैसे ही उन्होंने फोन रखना समाप्त किया, हवलदार बलवान ने अपनी रोकी हुई हंसी को बाहर निकाल दिया। हाँ, क्या शानदार अभिनय है दादी। जनरल मेहरा, 3 सितारा जीओसी। अरे, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। दादी, तुम एक कॉमेडियन बन सकती हो। नाइक गोपाल भी हंसा, उसका तनाव कम हो गया। हवलदार मेजर, यह दादी लगता है बहुत सारी फिल्में देखती है। 10 मिनट में पहुंचेंगे कह रही हैं। हाँ। हवलदार बलवान श्रीमती देविका के पास आया। तो नाटक खत्म हो गया है ना? यह आखिरी चेतावनी है। अगर तुम नहीं गई तो मैं सचमुच तुम्हें जासूसी के आरोप में एमआई को रिपोर्ट कर दूंगा, जैसा कि नाटक में था। श्रीमती देविका ने उसे चुपचाप देखा। उनकी आंखों में अब गुस्सा या निराशा नहीं थी, केवल गहरी दया और एक ठंडा निर्णय था। हवलदार मेजर बलवान सिंह और नाइक गोपाल वर्मा, उन्होंने उनके पूरे नाम स्पष्ट रूप से लिए। तुमने एक सैनिक के रूप में अपने सम्मान को खुद ही फेंक दिया है और तुमने लोगों को धोखा दिया है। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। ओह हाँ, मैं बहुत डर गया, हवलदार बलवान ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। ठीक 5 मिनट बाद दूर से, शहर के केंद्र की दिशा से, कानों को फाड़ देने वाली सायरन की आवाज सुनाई दी। यह एम्बुलेंस या फायर ट्रक की आवाज नहीं थी, यह सैन्य पुलिस एमपी के वाहनों की विशिष्ट सायरन की आवाज थी। सिर्फ एक नहीं, आवाजें करीब आती गईं और जल्द ही पूरे अड्डे पर आपातकालीन अलार्म की सुनाई बजने लगा। सभी इकाइयों के लिए ध्यान दें, वास्तविक स्थिति, मुख्य द्वार के आसपास कोड रेड, गार्ड कर्मियों को तुरंत तैयार रहने का निर्देश दिया जाता है। घोषणा पूरी होने से पहले ही 3 काली कमांड कारें, एमपी मोटरसाइकिल एस्कॉर्ट और एक टुकड़ी ट्रक के साथ धूल उड़ाते हुए मुख्य द्वार की ओर बढ़ी। आए, यह क्या है? बलवान और गोपाल के चेहरे पीले पड़ गए। सबसे आगे की कमांड कार एक तेज चीख के साथ अचानक रुक गई।
पिछला दरवाजा खुला और 3 सुनहरे सितारों से सजी वर्दी पहने एक मजबूत कद का उच्च अधिकारी बाहर कूदा। वह कॉस्ट्रैट के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन मेहरा थे और आक्तो हजार मेहर के पास सभा से और अर्जुन के पास अंदर कर कार से उतरते ही उनकी आंखें सीधे श्रीमती देविका पर पड़ीं, जो पसीने से तरबतर होने के बावजूद शांति से खड़ी थीं। लेफ्टिनेंट मेहरा तुरंत सावधान की मुद्रा में आ गए और अपनी सबसे बुलंद आवाज में चिल्लाए, जनरल को सलाम। सावधान। पूरी टुकड़ी सावधान की मुद्रा में आ गई। उन्होंने श्रीमती देविका को सैन्य सलामी दी। उनके पीछे कारों से उतरे दर्जनों एमपी सदस्य और स्टाफ अधिकारी एक साथ श्रीमती देविका की ओर सलामी देने लगे। हवलदार मेजर बलवान और नाइक गोपाल ने लगभग अपनी राइफलें गिरा दी थीं। वे अपनी जगह पर जम गए। उस पल समय जैसे रुक गया। कीड़ों की आवाज, हवा की सरसराहट, यहां तक कि दूर से अभ्यास की चीखें सब गायब हो गईं। बलवान और गोपाल के कानों में केवल उनके अपने दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं, जो जोर जोर से धड़क रही थीं, और लेफ्टिनेंट मेहरा द्वारा चिल्लाए गए सावधान की गूंज। हवलदार मेजर बलवान की दृष्टि धुंधली हो गई। उसकी वर्दी जो पहले पसीने से चिपचिपी थी, अब बर्फ की तरह ठंडी महसूस हो रही थी। बूढ़ी औरत का फूलों वाला बैग और जनरल की वर्दी पर लगे 3 सुनहरे सितारे एक अवास्तविक दृश्य में एक दूसरे पर छा गए। जनरल लेफ्टिनेंट मेहरा ने अपनी सलामी नीचे नहीं की। उनकी मजबूत भुजा उनकी कनपट्टी पर जमी हुई थी और उनकी जलती हुई आंखें केवल एक व्यक्ति श्रीमती देविका पर टिकी थीं। यह दृश्य एक प्राचीन साम्राज्य के सबसे बहादुर सेनापति जैसा था, जो अपनी वृद्ध रानी को सलाम कर रहा हो। एक ऐसी आज्ञाकारिता का भाव जो स्थान और समय से परे था। कॉस्ट्रैट के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन मेहरा आदेश प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, जनरल। इस सारी अराजकता के बीच श्रीमती देविका अभी भी एक साधारण दादी की तरह लग रही थीं, जो अपना पसीना पोंछ रही थीं। उन्होंने धीरे धीरे सिर हिलाया, उस पदानुक्रम से भरी सलामी को स्वीकार किया। ठीक है जनरल मेहरा, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। उस एक छोटे से वाक्य के साथ लेफ्टिनेंट मेहरा ने अंततः विश्राम चिल्लाया और अपना हाथ नीचे कर लिया। फिर वह गार्ड पोस्ट पर मौजूद दोनों सैनिकों की ओर मुड़े। यह अब कोई साधारण नजर नहीं थी। यह हजारों वोल्ट की बिजली की चमक थी, जो उनके सिर के ऊपर से गुजरती हुई लग रही थी। तुम दोनों? लेफ्टिनेंट मेहरा के गले से निकली आवाज अब किसी इंसान की नहीं थी। यह एक क्रोधित जंगली जानवर की दहाड़ थी। पृथ्वी की प्लेटों के रगड़ने और टूटने की आवाज। अपने पद और नाम बताओ। हवलदार मेजर बलवान ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसका गला रुंध गया। उसकी जीभ अकड़ गई। हवलदार। केवल हवा की फुसफुसाहट की आवाज निकली। डर के मारे उसने अनजाने में अपनी एसएसओ राइफल छोड़ दी। क्लैंग। डामर से टकराने वाली राइफल की धातु की कुंद आवाज गूंज उठी। एक गार्ड के लिए हथियार गिराना एक अक्षम्य सैन्य अपराध था। हवलदार बलवान अपनी राइफल वापस उठाने में भी असमर्थ था और सीधे डामर पर ढीला होकर बैठ गया। उसकी आंखें खाली थीं। जान दाम सैन्य अपराध की। नाइक गोपाल की हालत और भी खराब थी। वह अपनी राइफल पकड़े हुए बुरी तरह कांप रहा था और उसने अपनी जगह पर ही पेशाब कर दिया। उसकी वर्दी की पैंट पर एक गीला धब्बा तेजी से फैल गया। नाइक गोपाल वर्मा। उसी समय एक और काली कमांड कार तेजी से आई और अचानक रुक गई। इस बार प्लेट पर एक सितारा ब्रिगेडियर जनरल का पद दिखाया गया था। कार से उतरने वाले व्यक्ति पहली बटालियन के कमांडर ब्रिगेडियर आलोक शर्मा थे। लेफ्टिनेंट मेहरा को पहले से ही मौके पर देखकर उनका चेहरा पीला पड़ गया और वह लड़खड़ाते हुए दौड़े। जी कमांडर, यहां क्या हुआ है? ब्रिगेडियर शर्मा अभी तक स्थिति को नहीं समझ पाए थे। उन्होंने निश्चित रूप से पहले लेफ्टिनेंट मेहरा को सलामी दी, लेकिन मेहरा ने उनकी ओर देखा तक नहीं। उन्होंने केवल अपनी ठुड्डी से श्रीमती देविका की ओर इशारा किया। शर्मा, सलाम करो। जी। किसे कमांडर? ब्रिगेडियर शर्मा ने उस बूढ़ी औरत को भ्रम से देखा, जो थकी हुई और पसीने से तरबतर लग रही थी। लेफ्टिनेंट मेहरा ने अपने दांत पीसे। हिमालय की बाज, भारतीय सेना के इतिहास में पहली महिला डिवीजन कमांडर, मेरी स्थायी कमांडर मेजर जनरल सेवानिवृत्त देविका सिंह राठौर, जिनके साथ अभी अभी तुम्हारे लोगों ने तुम्हारे ही अड्डे के गेट के सामने एक जासूस जैसा व्यवहार किया है। मेजर जनरल देविका,
यह नाम ब्रिगेडियर शर्मा के दिमाग को एक पल के लिए खाली कर गया। एक महान नाम, एक ऐसा नाम जिसने पूरी सेना को तब हिला दिया था जब वह अभी भी सैन्य अकादमी में एक कैडेट थे। एक नायिका जो बहुत पहले सेवानिवृत्त हो चुकी थी और जिसे केवल एक मिथक माना जाता था। वह लोहे की महिला इस तरह के वेश में उनके गार्ड पोस्ट पर क्यों दिखाई दी? ब्रिगेडियर शर्मा के पास सोचने का समय नहीं था। वह तुरंत अपनी जगह पर घुटनों के बल बैठ गए। नहीं, उन्होंने अपना सिर गर्म डामर पर पटक दिया। एक जोर की धड़ाम की आवाज सुनाई दी। मैं मरने के लायक हूं, मैं मरने के लायक हूं जनरल। मैं ब्रिगेडियर आलोक शर्मा हूं जनरल, मैं माफी मांगता हूं। वह वास्तव में उस अवास्तविक दृश्य के सामने कांपते हुए साष्टांग प्रणाम कर रहे थे, जहां एक 3 सितारा जनरल और एक सितारा जनरल एक साथ उन्हें सलामी दे रहे थे और उनके सामने झुक रहे थे। हवलदार मेजर बलवान और नाइक गोपाल ने वास्तव में अपना होश खो दिया था। श्रीमती देविका ने ठंडी नजरों से ब्रिगेडियर शर्मा को देखा, जिनका सिर डामर से टकराने के कारण खून से लथपथ था। उठो जनरल शर्मा, डामर गर्म है। तुम्हारा टूटा हुआ माथा तुम्हारे लोगों के कर्मों को नहीं मिटाएगा। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी थी। हवलदार मेजर बलवान सिंह। जब उनका नाम पुकारा गया तो बैठे हुए हवलदार बलवान तुरंत एक स्प्रिंग की तरह उछले और सावधान की मुद्रा में आने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर कमजोर थे और वह लड़खड़ा गए। तुमने ही कहा था कि मैं सठिया गई हूं, है ना? गलत। मैं गलत था जनरल, और तुमने ही मुझ पर जासूस होने का आरोप लगाया था, है ना? कृपया कृपया मुझे माफ कर दो। हवलदार बलवान दहाड़ मारकर रोने लगा। सेना में किसी भी संकट प्रबंधन मैनुअल में इस तरह की स्थिति शामिल नहीं थी। नाइक गोपाल वर्मा। नाइक गोपाल पहले से ही आधा बेहोश था। तुमने अपने वरिष्ठ के झूठे आरोपों का समर्थन किया। एक सैनिक जिसे लोगों की रक्षा करनी चाहिए, उसने ही लोगों को डराया और अपमानित किया। श्रीमती देविका ने अब उनकी ओर नहीं देखा। उन्होंने लेफ्टिनेंट मेहरा को देखा। जनरल मेहरा, ये सैनिक नहीं है, ये वर्दी में लुटेरे हैं। वे लोगों के भरोसे को लोगों को दबाने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आदेश दें जनरल। लेफ्टिनेंट मेहरा की आंखें लाल हो गईं। और तुम जनरल शर्मा। अभी भी झुके हुए ब्रिगेडियर शर्मा ने अपना सिर उठाया। उनका माथा खून से लथपथ था। तुम्हारी इकाई का मुख्य द्वार ही ऐसा है। अगर गेट ही सड़ गया है तो इसका मतलब है कि अंदर सब कुछ एक लाश की तरह है। अगर दरवाजा ही ऐसा है तो मुझे खुद देखना होगा कि अंदर के सैनिक क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं और कैसे सोते हैं। जनरल मेहरा, इन दोनों सैनिकों को तुरंत कॉस्ट्रैट सैन्य पुलिस मुख्यालय ले जाओ। मुझे इस समूह की एमपी पर भरोसा नहीं है। उनके द्वारा किए गए सभी कानूनी उल्लंघनों की जांच करो। कर्तव्य का परित्याग, नागरिकों को डराना, वरिष्ठ का अपमान, लापरवाही और झूठी रिपोर्ट, पूरी तरह से जांच करो। जी, आदेश का पालन होगा। लेफ्टिनेंट मेहरा ने इशारा किया और कॉस्ट्रैट एमपी के जांचकर्ता जो तैयार थे तुरंत दौड़े और बलवान और गोपाल की दोनों भुजाओं को उनकी पीठ के पीछे मोड़ दिया। क्लिक। अपनी कलाई पर धातु की हथकड़ियों की ठंडक महसूस करते हुए हवलदार बलवान आखिरकार चीख पड़ा, दादी, जनरल, मैं गलत था। मैं गर्मी के कारण बहक गया था। कृपया बस इस एक बार। उनकी आखिरी विनती सुनकर श्रीमती देविका की आंखें सिकुड़ गईं। मैं तुम्हारी दादी नहीं हूं, उन्होंने ठंड से कहा। मैं सेवानिवृत्त मेजर जनरल देविका सिंह राठौर हूं और तुम सिर्फ एक पापी हो जिसने एक कमजोर नागरिक के सामने सैनिक के सम्मान को कलंकित किया है, जिसे तुमने अपमानित और उत्पीड़ित किया है। उन्हें ले जाओ। एमपी ने दोनों दहाड़ते हुए लोगों को कार में धकेल दिया। जोर से बंद हुए कार के दरवाजे की आवाज एक फैसले की तरह लग रही थी कि उनका शेष सैन्य जीवन नरक बन जाएगा। शोरगुल शांत होने के बाद श्रीमती देविका ने जैसे याद करते हुए उस पुराने जंग लगे कंटेनर की ओर इशारा किया। और वहां वह प्रतीक्षालय है जहां मैंने 2 घंटे इंतजार किया, बिना एसी के एक बहुत ही आरामदायक जगह। उन्होंने बारी बारी से लेफ्टिनेंट मेहरा और ब्रिगेडियर शर्मा को देखा। जनरल मेहरा, जनरल शर्मा, जब तक मैं अपने पोते से मिलती हूं, तुम दोनों कृपया इस समूह की इस असाधारण सार्वजनिक सेवा सुविधा का निरीक्षण करो। उस स्टीमर के अंदर एक साथ सोचो कि इस इकाई में अनुशासन को कैसे फिर से स्थापित किया जाए। 3 सितारा और 1 सितारा जनरलों के चेहरे पीले पड़ गए। यह उस उबलते लोहे के बक्से में जाने का आदेश था
लेकिन मेहरा इसका मतलब बहुत स्पष्ट रूप से समझ गए थे। यह सिर्फ एक सजा नहीं थी, यह एक दर्दनाक सबक था। लोगों द्वारा झेले गए दुख को खुद महसूस करो। जी, आदेश का पालन होगा जनरल। लेफ्टिनेंट मेहरा ने बिना किसी हिचकिचाहट के ब्रिगेडियर शर्मा का हाथ पकड़ लिया। चलो जनरल शर्मा, हमें भी फिर से शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता है। दोनों जनरल उस गर्म कंटेनर की ओर चले गए, पसीने से तरबतर, जैसे नए सैनिक जिन्हें जेल की कोठरी में घसीटा जा रहा हो। श्रीमती देविका ने एक पल के लिए उनकी पीठ को देखा और फिर धीरे धीरे अपना पहला कदम उस अड्डे के गेट के पार रखा जो आखिरकार खुल गया था। पैरा एसएफ की सामरिक प्रशिक्षण मैदान में ईगल 3 घुसपैठ टीम, 30 सेकंड में लक्ष्य इमारत में प्रवेश करो, तेजी से बढ़ो। अल्फा टीम अंदर जाओ। हवलदार विक्रम सिंह पसीने और छलावरण पेंट से भरे चेहरे के साथ हाथ का इशारा किया। उन्हें पैरा एसएफ के अभिजात वर्ग के बीच भी एक स्टार सैनिक के रूप में जाना जाता था। एक उत्कृष्ट अंतर्निहित काया, ठंडे निर्णय लेने की क्षमता और विशेष रूप से एक नेतृत्व की भावना जो अपने लोगों की परवाह करती थी के साथ उन्हें पूरी कंपनी में बहुत सम्मान दिया जाता था। ठीक उसी समय जब वह आखिरी बाधा को पार करने और दुश्मन की स्थिति पर कब्जा करने वाला था, एक ग्रुप कमांडर की कमांड कार टायरों की चीख के साथ प्रशिक्षण मैदान के बीच में आ गई। प्रशिक्षण तुरंत रोक दिया गया। यह क्या है? जब विक्रम अभी भी भ्रमित था, कार से उतरने वाला व्यक्ति कमांडर का सहायक कैप्टन देसाई था। उसका चेहरा घबराया हुआ लग रहा था, जैसे वह रोने वाला हो। हवलदार विक्रम कहाँ है? हवलदार विक्रम? जी, हवलदार विक्रम यहां है। जब विक्रम दौड़कर पास आया तो कैप्टन देसाई ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। जल्दी मेरे साथ अभी मुख्य द्वार पर चलो। सभी प्रशिक्षण रोक दिए गए हैं। जी, पूछने की अनुमति है। क्या समस्या है कमांडर? सवाल मत पूछो, बस जल्दी चलो। जीओसी वहां है। विक्रम का सिर चकरा गया। 3 सितारा, वे मेरे जैसे एक निचले सैनिक को क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या मैंने प्रशिक्षण में कोई घातक गलती की है? अचानक उसके मन में एक बुरा पूर्वाभास हुआ। कहीं दादी तो नहीं? उसे कुछ दिन पहले अपनी दादी के साथ हुई बातचीत याद आई। विक्रम, दादी तुम्हारे यहां खेलने आएंगी, है ना? तुम्हें आलू गोश्त पसंद है ना? उसने सख्त मना कर दिया था। अड्डा बहुत सख्त था, मौसम गर्म था और मिलने की प्रक्रिया जटिल थी। उसने अपनी दादी से कहा था कि वह कभी ना आए। कमांडर, क्या इसका मेरे परिवार से कोई लेना देना है? परिवार? हाँ शायद। जल्दी अंदर आओ, कैप्टन देसाई ने घबराते हुए कहा और विक्रम को कार में धकेल दिया। कार फिर से मुख्य द्वार की ओर धूल उड़ाते हुए चली गई। गेट के जितना करीब आते गए, माहौल उतना ही तनावपूर्ण होता गया। गार्ड पोस्ट, जो 10 मिनट पहले तक आरामदायक था, अब पूरी तरह से कोस्ट्रैट एमपी के नियंत्रण में था। तनाव का माहौल भयावह था। कार रुकी और विक्रम उतरा। वहां उसकी दादी श्रीमती देविका खड़ी थीं, थकी हुई और पसीने से तरबतर लग रही थीं, लेकिन किसी से भी ज्यादा सीधी खड़ी थीं। दादी! विक्रम अपनी सारी उलझन भूल गया और अपनी दादी को गले लगाने के लिए दौड़ा। दादी, आप ठीक तो हैं? आप यहां क्यों आई? मैंने कहा था ना कि मत आना। क्या गार्ड पोस्ट के लोगों ने आपको परेशान किया? मैं उन्हें। जैसे ही वह गुस्से से गार्ड पोस्ट को देखने वाला था, धड़ाम, जंग लगे कंटेनर का दरवाजा खुला। अंदर से 2 जनरल लड़खड़ाते हुए बाहर निकले, पसीने से लथपथ जैसे अभी अभी सोना से बाहर आए हों। एक लेफ्टिनेंट जनरल मेहरा थे, जिनके 3 सितारे थे, और दूसरे उनके अपने कमांडर ब्रिगेडियर आलोक शर्मा थे। विक्रम की दादी को देखकर दोनों तुरंत नए सैनिकों की तरह सीधे खड़े हो गए और सलामी दी। जनरल, आदेश के अनुसार प्रतीक्षालय सुविधा का निरीक्षण पूरा हो गया है। बहुत गर्म था जनरल। हवलदार विक्रम को जो दिख रहा था उस पर विश्वास नहीं हुआ। जनरल, दादी को सलाम कर रहे हैं। उसने बारी बारी से अपनी दादी और पसीने से तरबतर 3 सितारा जनरल को देखा। उसका कमांडर तो अपना सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। दादी, आप असल में कौन हैं? श्रीमती देविका अपने पोते का पसीना पोंछने वाली थीं, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उनके अपने हाथ भी गीले हैं। फिर अजीब तरह से मुस्कुराईं। विक्रम, दादी को माफ कर दो। दादी नहीं चाहती थीं कि तुम्हें इस तरह से पता चले। उन्होंने अपना थैला खोला। यह लो, ठंडा होने से पहले खा लो। तुम्हारा पसंदीदा आलू गोश्त शायद थोड़ा सूख गया हो। लेफ्टिनेंट मेहरा विक्रम के पास आए।
उन्होंने विक्रम को सम्मान और प्रशंसा मिश्रित दृष्टि से देखा। तो तुम जनरल देविका के पोते हो, हवलदार विक्रम। मैं जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल मेहरा हूं। तुम्हारी दादी मेरी गुरु हैं और हमारी सेना में एक किंवदंती हैं। किंवदंती? सही, हिमालय की पहली बाज, मेजर जनरल देविका सिंह राठौर। हवलदार विक्रम अपनी जगह पर जम गया। उसकी दादी, जो उसे हमेशा प्यार से मेरा प्यारा पोता कहती थीं, उसकी दादी जो हर ईद पर सबसे स्वादिष्ट शीर खोरमा बनाती थीं, वह 1-2 सितारा मेजर जनरल निकली। श्रीमती देविका ने अपने पोते के कंधे पर थपथपाया। फिर उन्होंने ठंडी नजरों से ब्रिगेडियर शर्मा को देखा। जनरल शर्मा, जी जनरल, अब मैं तुम्हारी इकाई देखना चाहती हूं, जहां मेरा पोता रहता है, जहां मेरा पोता खाता है। मुझे उस जगह ले चलो जिसे तुम मुझे सबसे कम दिखाना चाहते हो। अभी। वह जगह जिसे तुम मुझे सबसे कम दिखाना चाहते हो। शब्द सुनकर ब्रिगेडियर शर्मा का चेहरा फिर से धूसर हो गया। इस प्रकार भारतीय सैन्य इतिहास में सबसे अजीब इकाई निरीक्षण शुरू हुआ। एक 70 वर्षीय नागरिक दादी और एक पसीने से तरबतर हवलदार आगे चल रहे थे। उनके पीछे एक 3 सितारा जनरल, जो भारतीय सेना के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक थे, और 1 सितारा जनरल, जिनकी इकाई का भाग्य अधर में लटका था, कांपते हुए चल रहे थे। उनका पहला गंतव्य सैनिकों की सामान्य रसोई थी। सैनिक रात के खाने की तैयारी कर रहे हैं, श्रीमती देविका ने पूछा। रसोई का प्रमुख, एक वरिष्ठ एनएसईओ, दौड़कर बाहर आया। सेवानिवृत्त सहित 4 जनरलों को देखकर वह लगभग बेहोश हो गया। जी रिपोर्ट। बस, चावल का कुकर खोलो। विशाल चावल के कुकर का ढक्कन खोला गया। अंदर पीले रंग के चावल थे, जिसमें चावल से ज्यादा भूसी थी। सूप के बर्तन में पतले नारियल के दूध की ग्रेवी में कुछ कद्दू के टुकड़े तैर रहे थे। यह कहना मुश्किल था कि यह सब्जी थी या नमक का पानी। यह मेरा पोता खाता है, ब्रिगेडियर शर्मा कुछ नहीं कह सके। तुरंत इसे ठीक करो। श्रीमती देविका बिना कुछ कहे रसोई के पीछे कोल्ड स्टोरेज में चली गईं। ब्रिगेडियर शर्मा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन लेफ्टिनेंट मेहरा की एक तीखी नजर ने उन्हें जमा दिया। श्रीमती देविका ने कोल्ड स्टोरेज का दरवाजा खोला। अंदर आयातित बीफ, झींगे, स्क्विड और यहां तक कि महंगे जैविक फलों के बक्से ढेर थे, जो सैनिकों को कभी नहीं दिए गए थे। एक लाल लेबल प्रमुखता से लगा था, जिस पर लिखा था, अधिकारियों की रसोई के लिए, कमांडर के आदेश पर। यह क्या है? यह बाहरी सहयोग उद्देश्यों के लिए है, जनरल। बाहरी सहयोग। श्रीमती देविका ने लेफ्टिनेंट मेहरा की ओर देखा। लेफ्टिनेंट मेहरा अब खुद को रोक नहीं सके और चिल्लाए, तुम चोर हो। तुमने अपने सैनिकों के खाने का कोटा चुराकर अपना पेट भरा और अपना निजी नेटवर्क बनाया। यह देशद्रोह है। तुरंत इस रसोई के प्रमुख और इस कमांडर को सैन्य अदालत में घसीटो। वे बैरक में गए। एनसीओ बैरक, जहां हवलदार विक्रम रहता था। बाहर से यह सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर दीवारें काली फफूंद से ढकी थीं और बाथरूम की छत से जंग लगे रंग का पानी टपक रहा था। टूटी हुई वॉशिंग मशीन महीनों से ठीक नहीं हुई थी। मेरा पोता ऐसी जगह सोता है। श्रीमती देविका ने अपने हाथ से फफूंद लगी दीवार को छुआ। काले बीजाणु उनकी उंगलियों पर चिपक गए। वह अब गुस्से में नहीं थीं। उनके चेहरे पर गहरा दुख था। उन्हें एक जनरल के रूप में नहीं, बल्कि एक दादी के रूप में दर्द महसूस हुआ। जनरल शर्मा, तुम सैनिक नहीं हो। तुमने अपने लोगों को इस तरह की नाली में रहने दिया, जबकि तुमने उनकी खून पसीने की कमाई को खुद को अमीर बनाने के लिए चुरा लिया। तुम इस वर्दी को पहनने के लायक नहीं हो। उन्होंने लेफ्टिनेंट मेहरा को देखा। जनरल मेहरा, जी जनरल। मैं सेवानिवृत्त मेजर जनरल देविका आधिकारिक तौर पर जीओसी से अनुरोध करती हूं कि कॉस्ट्रैट के महानिरीक्षक द्वारा पहली बटालियन का एक विशेष संपूर्ण निरीक्षण किया जाए। सब कुछ जांचो, एक भी धूल का कण छूटना नहीं चाहिए। लेफ्टिनेंट मेहरा ने सलामी दी। जनरल, निरीक्षण शुरू हो चुका है। मेरी महानिरीक्षक टीम दिल्ली से रवाना हो चुकी है। श्रीमती देविका ने ब्रिगेडियर शर्मा की ओर देखा। और तुम जनरल शर्मा, आज से तुम्हें तुम्हारे पद से हटा दिया जाता है। तुरंत अपनी गंदी वर्दी उतारो और कॉस्ट्रैट की सैन्य हिरासत में इंतजार करो। तुम्हारी जगह सैन्य अदालत में है। ब्रिगेडियर आलोक शर्मा अपनी जगह पर ढीले होकर बैठ गए। वह जानते थे कि सब कुछ खत्म हो गया है। हवलदार विक्रम ने यह सारा दृश्य खाली आंखों से देखा, जैसे वह एक लंबा सपना देख रहा हो।
उसकी दादी ने सिर्फ कुछ शब्दों से एक इकाई के कमांडर को अपदस्थ कर दिया था और पूरी सेना को हिला दिया था। कुछ दिन बाद जकार्ता में कोस्ट्रैट सैन्य पुलिस के पूछताछ कक्ष में बलवान सिंह बिना रैंक वाली वर्दी में एक सख्त कुर्सी पर बैठे थे। कुछ ही दिनों में वह 10 साल बड़े लग रहे थे। उनके सामने श्रीमती देविका उसी दिन की तरह साधारण नागरिक कपड़ों में बैठी थीं। सैनिक बलवान सिंह। श्रीमती देविका की पुकार ने बलवान को चौंका दिया। तुम्हारे अनुसार तुम यहां क्यों बैठे हो? क्योंकि मैंने एक जनरल का अपमान किया है, अपनी पोस्ट छोड़ी है और अपना हथियार गिराया है। तुम यहां बैठे हो। श्रीमती देविका ने उसे बीच में ही काट दिया। क्योंकि तुम अपने मुख्य कर्तव्य को भूल गए हो। तुमने उन लोगों से दुश्मनी की जिन्हें तुम्हें बचाना चाहिए था और उन पर शासन करने की कोशिश की। कल्पना करो, अगर मैं एक जनरल नहीं होती, अगर मैं सचमुच सिर्फ एक असहाय बूढ़ी औरत होती, तो शायद मैं उस कंटेनर में निर्जलीकरण से बेहोश हो गई होती। तुम एक हथियारे हो सकते थे। बलवान अपना सिर नहीं उठा सका। उसके आंसू मेज पर टपक रहे थे। मैं गलत था। मैं सचमुच मरने के लायक हूं। मैं यह अपने माता पिता को कैसे समझाऊंगा? तुम्हारे माता पिता को जरूर गर्व होगा कि तुम पैरा एसएफ में सेवा करते हो, है ना? श्रीमती देविका के शब्दों ने बलवान के कंधों को और भी जोर से कंपा दिया। तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। श्रीमती देविका ने मेज पर 2 दस्तावेज रखे। पहला, सैन्य अदालत में मुकदमा चलना, जेल जाना और अपमानजनक रूप से बर्खास्त होना। तुम्हारा जीवन एक अपराधी के रूप में जाना जाएगा। दूसरा विकल्प, आज से तुम्हारे सभी पद और रिकॉर्ड छीन लिए जाएंगे और तुम एक सिपाही के रूप में फिर से शुरू करोगे। बलवान की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हें सियाचिन में एक सीमा चौकी पर भेजा जाएगा, उत्तरी कमान के अधीन। तुम सीमा की रक्षा करोगे। हर दिन उन अलगाववादियों का सामना करोगे जिन्हें तुम पहले तुच्छ समझते थे। तुम अपनी शेष सेवा ठंडे पहाड़ों में गश्त करते हुए, खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ते हुए और अस्थायी तंबुओं में सोते हुए बिताओगे। वहां खुद को साबित करो। क्या आज जो आंसू तुम बहा रहे हो वे सच्चे पश्चाताप के आंसू हैं या सिर्फ सजा के डर से मगरमच्छ के आंसू? साबित करो कि क्या तुम एक सैनिक हो जो सबसे बुरे अपमान से उठ सकता है या सिर्फ एक सड़ा हुआ कचरा। चुनाव तुम्हारा है। कांपते हाथों से बलवान सिंह ने ऑपरेशनल क्षेत्र में ड्यूटी के लिए अनुरोध पत्र नामक कागज उठाया। वह अपनी कुर्सी से उतरे, घुटनों के बल बैठ गए और अपना सिर फर्श पर झुका दिया। धन्य। अवसर के लिए धन्यवाद। मुझे धन्यवाद मत दो। उस वर्दी को धन्यवाद दो जिसे तुम फिर से पहनोगे और फिर कभी लोगों को धोखा मत देना। श्रीमती देविका ने नाइक गोपाल वर्मा को भी वही प्रस्ताव दिया। नाइक गोपाल ने भी हवलदार बलवान की तरह ही अग्रिम मोर्चे पर जाने का रास्ता चुना। उसी दिन उन्हें एक सैन्य ट्रक में डाल दिया गया। आरामदायक उधमपुर छोड़कर भारत के सबसे दूरस्थ और खतरनाक स्थान की ओर वास्तविक पुनः शिक्षा शुरू हो चुकी थी। इस बीच पहली बटालियन में हड़कंप मच गया। उनके कमांडर को हटा दिया गया और हिरासत में ले लिया गया और कोस्ट्रैट की महानिरीक्षक टीम ने पूरी इकाई को तहस नहस कर दिया। न केवल सामान्य रसोई में भ्रष्टाचार, बल्कि ईंधन का दुरुपयोग, प्रशिक्षण सामग्री का गबन और यहां तक कि पदों के लिए रिश्वत भी, सभी सड़ते हुए फोड़े उजागर हो गए। दर्जनों अधिकारियों और एनएसईओ को दंडित और स्थानांतरित किया गया। उस तूफान के बीच में हवलदार विक्रम था। एक रात में वह अपनी इकाई में एक नायक और एक साझा दुश्मन दोनों बन गया। वाह, हवलदार विक्रम! माफ करना, जनरल का पोता आ गया है। जब विक्रम बैरक में लौटा तो उसके एनएसईओ साथी, जो आमतौर पर दोस्ताना थे, ने उस पर ताना कसना शुरू कर दिया। तुम्हारी वजह से हमारी इकाई बहुत साफ हो गई है। धन्यवाद। हां, प्रशिक्षण का समय 2 गुना हो गया है। छुट्टी और बाहर जाने की अनुमति रद्द कर दी गई है। जीवन और भी सुखद हो गया है। मेरा वह मतलब नहीं था भाई। यह इकाई सड़ी हुई थी, हां, लेकिन यहीं हम इसी तरह से जीवित रहते थे दोस्त। उसकी टीम के नेता हवलदार मेजर दानू ने चिल्लाया। हां, थोड़ा गबन था, थोड़े आसान तरीके थे। क्या तुम्हें लगता है कि सेना स्वर्ग है? लेकिन तुम्हारी दादी आई और सब कुछ तहस नहस कर दिया। तुम्हारी वजह से, एक व्यक्ति की वजह से हम सब नरक में जी रहे हैं। सही, वह सोचता है कि वह अपनी क्षमता के कारण एक स्टार सैनिक बन गया। पता चला कि उसके पीछे 1-2 सितारा दादी है। कोई आश्चर्य नहीं कि हर प्रशिक्षण मूल्यांकन में उसके अंक हमेशा अच्छे होते थे। मूल्यांकनकर्ताओं को जरूर पता होगा
और वे अंकर आपकी समेत थे, सुरक्षित खेल रहे थे। विक्रम का खून खौल उठा। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कभी अपनी दादी का नाम इस्तेमाल नहीं किया। मुझे भी कल ही पता चला। सच में? दूसरी कंपनी के टीम लीडर हवलदार मेजर दानू प्रकाश ताना मारते हुए हंसते हुए पास आए। वह विक्रम की प्रतिष्ठा से सबसे ज्यादा जलने वाला व्यक्ति था। अरे विक्रम, तो फिर हम इसे मर्दाना तरीके से साबित क्यों ना करें? तुम्हारी दादी की मदद के बिना तुम और मैं अगले हफ्ते इंटर कंपनी प्रतियोगिता में। अगर तुम सचमुच उतने ही अच्छे हो तो अपनी भूमिका को फिर से साबित करो। तुम्हारी दादी के बिना, सिर्फ तुम्हारी क्षमता के साथ। सभी की निगाहें उस पर थीं। यह एक स्पष्ट ताना और एक चुनौती थी जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। उनकी आंखों में व्यंग्यात्मक भाव थे जो मानो कह रहे थे, जीतो या हारो, यह सब तुम्हारी पैरवी के कारण है। विक्रम ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। पैरा एसएफ में शामिल होने का उसका कारण सिर्फ अपनी क्षमता के साथ सर्वश्रेष्ठ बनना था। अब उसके सारे प्रयास 3 शब्दों से कलंकित हो गए थे, दादी की पैरवी। उस रात विक्रम ने अपनी दादी को फोन किया। दादी? हाँ विक्रम, मैंने सुना है कि तुम्हारी इकाई में माहौल ठीक नहीं है। दादी, मुझे क्या करना चाहिए? विक्रम की आवाज कांप उठी। हर कोई मुझे एक कीट की तरह देख रहा है। मैंने जो कुछ भी हासिल किया है उसे नकली माना जा रहा है। मैं सिर्फ सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता था, लेकिन आपने सब कुछ नष्ट कर दिया। फोन के दूसरी तरफ से श्रीमती देविका की एक लंबी सांस सुनाई दी। विक्रम, सड़ी हुई जमीन अच्छे फल नहीं देगी। एक कमांडर के रूप में मैंने सिर्फ उस सड़ी हुई जमीन को जोता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि छींटे तुम पर पड़ेंगे। दादी को माफ कर दो। लेकिन विक्रम, असली स्टील आग में ही तपाया जाता है। वे तुमसे जलते हैं और तुम पर शक करते हैं, तो फिर क्षमता से साबित करो। उनके मुंह को असाधारण और निर्विवाद क्षमता से बंद कर दो। क्या मैं कर सकता हूं? दादी, तुम मेरे पोते बनने से पहले विक्रम थे। दादी को तुम्हारी क्षमता पर विश्वास है और सच्चे दोस्त मुश्किल समय में ही दिखाई देते हैं। अपनी आंखों से देखो, तुम्हारे असली दोस्त कौन है। यह दादी की ओर से तुम्हारे लिए अंतिम पुनः शिक्षा है। विक्रम ने फोन बंद कर दिया और अपनी लाल बैरेट को देखा। उसकी आंखों में अब कोई पछतावा या निराशा नहीं थी, केवल एक पैरा एसएफ स्टार सैनिक का ठंडा संकल्प था जिसे सब कुछ साबित करना था। पैरा एसएफ की पहली बटालियन एक ऐसे खंडहर की तरह थी जिस पर अभी अभी एक तूफान आया हो। ब्रिगेडियर आलोक शर्मा को हिरासत में लिए जाने और कॉस्ट्रैट के महानिरीक्षक द्वारा पूरी जांच किए जाने के बाद यह पता चला कि इकाई वास्तव में अपनी जड़ों से सड़ी हुई थी। अधिकारियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर दंड और स्थानांतरण जारी रहे और खाली पदों को नए नेतृत्व द्वारा भरा गया जो सिद्धांतों और अनुशासन को बहुत महत्व देते थे। नए ग्रुप कमांडर एक अधिकारी थे जिन्हें ध्रुवीय भालू उपनाम दिया गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल पदोन्नति के लिए कर्नल तेजा प्रकाश। वह सैन्य अकादमी से स्नातक नहीं थे, बल्कि एक कैरियर अधिकारी थे जो नीचे से ऊपर आए थे। केवल अपनी क्षमता के बल पर उन्होंने पैरा एसएफ में प्रमुख पदों पर कब्जा किया जब तक कि वे इस पद तक नहीं पहुंचे। वह सिद्धांत का अवतार थे। अपने पदभार के पहले दिन उन्होंने सभी सैनिकों को परेड ग्राउंड में इकट्ठा किया। मुझे तुम्हारा अतीत नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहता। लेफ्टिनेंट कर्नल तेजा की आवाज मैदान के कोने कोने तक गूंज रही थी। मुझे परवाह नहीं है कि पिछला कमांडर कौन था, कौन किसका जूनियर है या कौन किसका पोता है। इस इकाई में मुझे केवल एक चीज की परवाह है, वह है तुम्हारी क्षमता और एक सैनिक के रूप में तुम्हारा सम्मान। आज से कोई विशेष व्यवहार नहीं होगा, कोई शॉर्टकट नहीं होगा। सभी मूल्यांकन केवल पसीने और परिणामों पर आधारित होंगे। यह घोषणा हवलदार विक्रम के लिए एक दोधारी तलवार की तरह थी। एक ओर इसका मतलब था कि जनरल का पोता का लेबल आधिकारिक तौर पर अर्थहीन था, हालांकि दूसरी ओर उसके प्रति अदृश्य ईर्ष्या और शत्रुता और गहरी हो गई। भ्रष्ट वरिष्ठों द्वारा छोड़े गए पदों को उन मध्य रैंक के एनएसईओ द्वारा भरा गया था जिन्हें पुरानी व्यवस्था से लाभ हुआ था, और उन सैनिकों द्वारा जो इस कठोर परिवर्तन से असंतुष्ट थे। और घृणा के वे सभी तीर तूफान के केंद्र हवलदार विक्रम की ओर निर्देशित थे। देखा, प्रशिक्षण की तीव्रता दोगुनी हो गई है। उस एक की वजह से हम सब पीड़ित हैं। मूर्खतापूर्ण इंटर कंपनी प्रतियोगिता। उसकी दादी ने जरूर सब कुछ तय कर लिया होगा। वह नया कमांडर भी सिर्फ अभिनय कर रहा है।
है ना? विक्रम वास्तव में अलग थलग पड़ गया था। भोजन कक्ष में, प्रशिक्षण मैदान में, यहां तक कि बैरक में भी कोई उससे बात नहीं करता था। उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था जैसे वह अदृश्य हो या उसे खुले तौर पर व्यंग्यात्मक नजरें मिलती थीं। सबसे बड़ी समस्या इंटर कंपनी प्रतियोगिता थी जो निकट थी। इकाई की सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू टीम का चयन करने की प्रतियोगिता जो पैरा एसएफ की प्रतिष्ठा को दांव पर लगाती थी। केवल एक टीम प्रारूप में ही भाग लिया जा सकता था। विक्रम को अपनी टीम बनानी थी। इंद्रपाल भाई, क्या तुम मेरी टीम में शामिल होना चाहोगे? माफ करना विक्रम, मेरी टखने में कुछ ठीक नहीं है। हवलदार इंद्रपाल, जो आम तौर पर उसका अनुसरण करता था, ने उसकी नजरों से परहेज किया। भाई, हमने वादा किया था, है ना? मैं पहले ही हवलदार मेजर दानू की टीम में शामिल हो चुका हूं। उनकी टीम चैंपियन बनने की दावेदार है। माफ करना। जो साथी पहले उसे एक स्टार सैनिक के रूप में प्रशंसा करते थे, उन सभी ने उसे धोखा दे दिया। वे सभी हवलदार मेजर दानू की टीम में शामिल हो गए। दानू वह व्यक्ति था जिसने पिछले भ्रष्ट नेतृत्व के तहत अपनी ताकत दिखाने के लिए विभिन्न धोखाधड़ी के तरीकों से प्रशिक्षण परिणामों में हेरफेर करने में कामयाबी हासिल की थी। उसने खुले तौर पर विक्रम का मजाक उड़ाया। अरे विक्रम, अभी तक टीम नहीं मिली? बेचारा जनरल का पोता प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है, लेकिन कोई उसका साथ देने को तैयार नहीं है। हाँ, अगर तुम नहीं कर सकते तो बस अपनी दादी को फिर से फोन करो। विक्रम ने अपने दांत पीसे। वह हार नहीं मान सकता था। यह उसकी दादी की अंतिम परीक्षा थी और अपना सम्मान वापस पाने का एकमात्र तरीका था। उसने इकाई में हारे हुए माने जाने वाले लोगों की तलाश शुरू की। पहला व्यक्ति हवलदार ज्ञान प्रकाश था, जो चश्मा पहनने वाला एक प्रशासनिक एनसीओ था, जो हमेशा युद्ध क्षमता परीक्षणों में सबसे निचले पायदान पर रहता था। ज्ञान भाई, क्या तुम मेरे साथ इंटर कंपनी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहोगे? हवलदार ज्ञान ने लगभग अपनी कॉफी थूक दी थी। क्या? विक्रम, मैं तो ठीक से गोली भी नहीं चला पाता। मेरी शारीरिक क्षमता तुम खुद जानते हो, है ना? मैं एक लड़ाकू सैनिक नहीं हूं, मुझे पता है। लेकिन ज्ञान भाई ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें सामरिक सिद्धांत परीक्षा में पूर्ण अंक मिले हैं, और मैंने देखा है कि तुम हर रात अकेले शूटिंग सिमुलेशन प्रोग्राम के साथ अभ्यास करते हो। सिद्धांत एकदम सही है। अभ्यास मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मुझ पर विश्वास करो। चलो एक साथ लड़ते हैं। ज्ञान की आंखें डगमगा गईं। यह पहला व्यक्ति था जिसने उसे एक रणनीतिकार के रूप में माना, न कि केवल एक किताबी कीड़ा। ठीक है। दूसरा व्यक्ति सूबेदार मेजर ईश्वर सिंह था, जिसे लंगड़ा उपनाम दिया गया था, जो पुनर्वास कक्ष में अकेले अभ्यास कर रहा था। आधे साल पहले एक पैराशूट जंप अभ्यास के दौरान उसके टखने के लिगामेंट में गंभीर चोट लग गई थी। सभी ने उसे जल्दी सेवानिवृत्ति लेने की सलाह दी थी, लेकिन वह डटा रहा। ईश्वर भाई, आप कैसे हैं? विक्रम, क्या बात है? जैसा कि तुम देख रहे हो, मैं अभी भी दौड़ नहीं सकता। मैं सिर्फ एक बोझ बनूंगा। दौड़ने का काम हम करेंगे। हमें अनुभव की जरूरत है। ईश्वर भाई, इस इकाई में किसी के पास भी आपके जितना घुसपैठ ऑपरेशन का अनुभव नहीं है। हमारी टीम की आंखें बनो। केवल आप ही हमें उन जालों को दिखा सकते हैं जिन्हें हम चूक सकते हैं। सूबेदार मेजर ईश्वर ने अपने पट्टी बंधे टखने को देखा। सभी उसे एक खत्म हो चुका सैनिक मानते थे, लेकिन विक्रम ने उसमें अनुभव देखा। उसने एक गहरी सांस ली और खड़ा हो गया। ठीक है, मुझे नहीं पता कि मेरा यह सड़ा हुआ पैर टिक पाएगा या नहीं, लेकिन चलो कोशिश करते हैं। आखिरी व्यक्ति सूबेदार बलराज था, जो एक वरिष्ठ सैनिक था जिसे सेवानिवृत्त होने में केवल 2 महीने बचे थे, और अब वह किसी भी प्रशिक्षण में भाग नहीं लेता था। वह कभी एक महान स्नाइपर था जिससे हवलदार दानू भी डरता था, लेकिन एक घटना के बाद उसने अपना उत्साह खो दिया था। बलराज भाई, विक्रम, मैं जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाला हूं। मुझे इस तरह के झंझट वाले मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। बलराज ने अपनी राइफल को रख रखाव कक्ष में साफ करते हुए बेरुखी से जवाब दिया। हवलदार मेजर दानू इस प्रतियोगिता में है। क्या? बलराज का हाथ जो राइफल साफ कर रहा था रुक गया। दानू, क्यों? मुझे पता है कि आपने अपना उत्साह क्यों खो दिया। 3 साल पहले एक रात की शूटिंग अभ्यास के दौरान आपने लक्ष्य के पीछे सुरक्षा समस्याओं के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन दानू, जो उस समय ऑपरेशन ऑफिसर था, ने इसे नजरअंदाज कर दिया और अभ्यास के लिए मजबूर किया।
लगभग एक दोस्ताना गोलीबारी की घटना हो गई और सारी गलती आप पर डाल दी गई। उस दिन के बाद आपने राइफल पकड़ना बंद कर दिया। बलराज की आंखें ठंडी चमक उठी। तुम्हें यह कैसे पता चला? यह गलत को सही करने का एक मौका है। दानू का शासनकाल समाप्त हो गया है, लेकिन हमें इसे सभी को साबित करना होगा। साबित करो कि तुम्हारी चील जैसी आंखें अभी भी धुंधली नहीं हुई हैं। मेरे साथ मिलकर साबित करो। विक्रम ने सीधे बलराज की आंखों में देखा। उसकी आंखों में जनरल के पोते का घमंड नहीं था, बल्कि सच्चाई की तलाश में एक साथी की हताशा थी। दिलचस्प। बलराज ने अपनी राइफल का ट्रिगर खींचते हुए कहा, क्लिक। ठीक है, मैं अपनी शेष सेवा को पूरी तरह से जला दूंगा। मैं उस घमंडी आदमी के सिर में एक सम्मान का छेद करूंगा। इस प्रकार शैडो टीम का गठन हुआ। विक्रम, धोखा खाया हुआ सितारा, ज्ञान, किताबी कीड़ा, सिद्धांतकार, ईश्वर, लंगड़ा अनुभवी, और बलराज, खोया हुआ महान स्नाइपर। जब वे पहली बार मैदान में इकट्ठा हुए तो दानू की टीम ने उन पर खुले तौर पर हंसी उड़ाई। हा हा हा, यह क्या है? लंगड़ा, किताबी कीड़ा और एक सेवानिवृत्त होने वाला वरिष्ठ सैनिक। सचमुच हारे हुए लोगों की ड्रीम टीम। दानू ने विक्रम के कंधे पर थपथपाया। अरे विक्रम, अभी हार मान लो। उन बेचारे लोगों को शर्मिंदा मत करो। तुम सिर्फ अपनी दादी के नाम पर धब्बा लगाओगे। विक्रम ने उसका हाथ जोर से झटक दिया। जब तक हंस सकते हो हंस लो हवलदार दानू। आखिरी हंसी कौन हंसेगा यह हम नरक में देखेंगे। शैडो टीम ने उसी दिन अपना नारकीय प्रशिक्षण शुरू किया, लेकिन उनके सामने दानू के तानों से भी ज्यादा चालाक और व्यवस्थित बाधाएं थीं। उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम अक्सर अस्पष्ट प्रशासनिक त्रुटियों के कारण रद्द कर दिए जाते थे और उन्हें मिलने वाले प्रशिक्षण उपकरण हमेशा पुराने या टूटे हुए होते थे। एक दिन जब विक्रम रात में चट्टान पर चढ़ने के अभ्यास के लिए रस्सी की जांच कर रहा था, तो उसने पाया कि रस्सी का मध्य भाग सूक्ष्म रूप से खरोंचा हुआ था। नान तक्टर पूरी मदद तक्टर उनको कारका, जैसे कि जानबूझकर चाकू से काटा गया हो। अगर उसने इसकी जांच नहीं की होती और सीधे नीचे उतर जाता तो रस्सी निश्चित रूप से बीच रास्ते में टूट जाती और वह दर्जनों मीटर की खाई में गिर जाता। दानू, विक्रम की आंखों में हत्या का इरादा चमक रहा था। यह अब सिर्फ एक बाधा या धमकाने की बात नहीं थी, यह एक स्पष्ट हत्या का इरादा था। इंटर कंपनी प्रतियोगिता का दिन आ ही गया। पहली बटालियन का परेड ग्राउंड युद्ध की हवा से भरा हुआ लग रहा था। नए कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल तेजा प्रकाश मंच पर खड़े हुए और एक दृढ़ आवाज में प्रतियोगिता की शुरुआत की घोषणा की। आज से 3 दिनों तक हम यह निर्धारित करेंगे कि इस इकाई में सबसे मजबूत कौन है। यह प्रतियोगिता आपका सम्मान है और हमारी इकाई का गौरव है। मैं एक बार फिर जोर देता हूं, किसी भी धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी मूल्यांकन सीधे उन टावरों में पर्यवेक्षकों द्वारा और मेरी अपनी दोनों आंखों से देखे जाएंगे। मर्दानगी से लड़ो और शान से जीत हासिल करो। पहला इवेंट, बाधा कोर्स। शुरू करो। बाधा कोर्स उधमपुर के आसपास के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाके का उपयोग करके बनाया गया एक 40 किमी लंबा विशेष घुसपैठ मार्ग था। यह सिर्फ चलना नहीं था, सैनिकों को 30 किलो का बैग ले जाना था और प्रत्येक पोस्ट पर 5 बाधाओं को पार करना था। चट्टान पर चढ़ना, नदी पार करना, कांटेदार तार के नीचे रेंगना और इसी तरह सबसे तेज समय में अंतिम गंतव्य तक पहुंचना। शुरू करो। हवलदार मेजर दानू की एलीट टीम सबसे आगे निकल गई। वे सभी इकाई में बेजोड़ शारीरिक राक्षस थे। शुरू से ही उन्होंने एक अविश्वसनीय गति से नेतृत्व किया। हम अपनी गति से चलेंगे। ज्ञान, अपनी सांसें नियंत्रित करो। ईश्वर भाई, टखना। ठीक है। शैडो टीम ने खुद पर जोर नहीं दिया और बीच की स्थिति से शुरुआत की। लोग कानाफूसी कर रहे थे कि टीम 1 घंटे भी नहीं टिक पाएगी, खासकर सूबेदार मेजर ईश्वर के पैर को देखते हुए। पहली बाधा, 10 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर चट्टान। दानू की टीम ने इसे बंदरों की तरह आसानी से पार कर लिया। विक्रम, पहले चढ़ो। मैं ईश्वर भाई को नीचे से सुरक्षित रखूंगा, सूबेदार बलराज ने रस्सी पकड़ते हुए कहा। विक्रम एक नेता के रूप में चढ़ा। आखिरी बारी सूबेदार मेजर ईश्वर की थी। उन्होंने अपनी घायल टांग पर अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन बीच रास्ते में उनका पैर फिसल गया। उनका शरीर हवा में लटक गया। ईश्वर भाई, होश में रहो, विक्रम ने ऊपर से चिल्लाया। पहले जाओ।
मेरी वजह से समय बर्बाद मत करो। बकवास, विक्रम चिल्लाया। हम एक टीम हैं। ज्ञान, बलराज, रस्सी खींचो। उन्होंने हार नहीं मानी। 3 लोगों की ताकत सूबेदार मेजर ईश्वर के शरीर को ऊपर खींचने के लिए एकजुट हुई। जब वह सफलतापूर्वक ऊपर चढ़ गए और चट्टान के ऊपर गिर गए तो वे 10 मिनट से अधिक समय खो चुके थे। शैडो टीम तुरंत सबसे पीछे की स्थिति में फेंक दी गई। दानू ने दूर से यह दृश्य देखा और व्यंग्यात्मक रूप से हंसा। देखा, मैंने क्या कहा था? उस लंगड़े को साथ लाना सिर्फ मुश्किल पैदा करेगा। समय बीतता गया। सूरज ठीक सिर पर था। तापमान 30 डिग्री से अधिक पहुंच गया। सैनिकों की वर्दी पसीने से भीग गई थी और बैग का बोझ हजारों टन जैसा लग रहा था। तीसरी बाधा, नदी पार करना। उन्हें केवल एक रस्सी के सहारे एक ठंडी और तेज बहती नदी को पार करना था। धत्य तेरे की। जब शैडो टीम पहुंची तो एक गंभीर समस्या थी। दानू की टीम द्वारा इस्तेमाल की गई रस्सी, जो पहले ही पार हो चुकी थी, टूट गई थी। यह असंभव था जब तक कि किसी ने जानबूझकर इसे न काटा हो। वे कमीने। सूबेदार बलराज गुस्से से कांप उठा। चक्कर लगाकर जाने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। यह एक निष्कासन की सजा के बराबर था। दानू ने इसका अनुमान लगाया था। विक्रम ने अपना गुस्सा दबाया और चारों ओर देखा। नए कमांडर ने सिद्धांत पर जोर दिया था, लेकिन दानू ने चालाकी से उस सिद्धांत में एक खामी का फायदा उठाया था। उनके गुजर जाने के बाद उपकरणों को नुकसान पहुंचाना, बिना पर्यवेक्षक के जंगल के बीच में सबूत खोजना असंभव था। जब हर कोई निराश था, हवलदार ज्ञान, किताबी कीड़ा, बोला, 1 मिनट रुको। वहां उस तरफ उसने नदी के नीचे की ओर इशारा किया, जो चौड़ी थी लेकिन धारा शांत लग रही थी। ज्ञान, तुम्हारा क्या मतलब है? रस्सी बांधने के लिए वहां कोई पेड़ नहीं है। रस्सी की जरूरत नहीं है। विक्रम, ईश्वर भाई, क्या आपको आपातकालीन गीले क्रॉसिंग का सबक याद है जो हमने मैनुअल में सीखा था? बैग और पोंछों से एक अस्थायी बेड़ा बनाना। क्या यह इतनी तेज धारा में काम करेगा? बलराज ने अविश्वास से कहा। हां, मैंने इसकी गणना की है। ज्ञान ने अपना चश्मा ठीक करते हुए चिल्लाया। नीचे की ओर धारा की गति लगभग 5 मीटर सेकंड है, चौड़ाई 50 मीटर है। अगर हम चारों एक दूसरे से बंधकर एक साथ पार करते हैं तो हम ठीक 30 मीटर नीचे की ओर पहुंच सकते हैं। सिद्धांत रूप में यह एकदम सही है। सिद्धांत रूप में यह एक ऐसी सामग्री थी जो केवल किताबों में मौजूद थी। लेकिन विक्रम ने फैसला किया। ठीक है ज्ञान, मुझे तुम पर विश्वास है। सभी पोंछो तैयार करो, बैग बांधो। यह एक जुआ था। अगर धारा की गणना थोड़ी भी गलत हुई तो वे तेज धारा में बह सकते थे और नीचे चट्टानों से टकरा सकते थे। बंध गए? चलो, 1 2 3। चारों लोग अपनी बाहों को कसकर एक दूसरे से बांधे हुए अपने बैग के बेड़े को गले लगाते हुए ठंडी नदी के पानी में कूद गए। ब्रर, एक चुभने वाली ठंडक जो फेफड़ों में घुस गई। तेज धारा उन्हें निगलने की कोशिश कर रही थी। फॉर्मेशन बनाए रखो, अपने पैर चलाओ। ज्ञान, 15 डिग्री दाईं ओर चलाते रहो। हवलदार ज्ञान ने निर्देश दिए। घायल सूबेदार मेजर ईश्वर ने पानी के प्रवाह को पढ़ने के लिए अपने अनुभव का इस्तेमाल किया। बलराज और विक्रम ने पागलों की तरह अपने पैर चलाए। वे एक विशाल जीव की तरह चले। धीरे धीरे वे ठीक उसी बिंदु पर किनारे लगने में कामयाब रहे जिसकी गणना ज्ञान ने की थी। वे चूहों की तरह भीगे हुए थे, लेकिन उनकी आंखें जल रही थीं। कामयाब। ज्ञान ढीला होकर बैठ गया। विक्रम ने उसके कंधे पर जोर से थपथपाया। तुमने हमें बचाया ज्ञान। वे वास्तव में रस्सी का उपयोग करने वाली टीमों की तुलना में 10 मिनट से अधिक समय बचाने में कामयाब रहे। वे एक ऐसी रणनीति का अभ्यास करने में कामयाब रहे जो केवल मैनुअल में मौजूद थी। 5वीं और अंतिम बाधा, कांटेदार तार। उन्हें कांटेदार तार के नीचे कीचड़ में रेंगना था। कमीने। दानू की टीम जो पहले गुजरी थी ने यहां भी एक जाल बिछाया था। उन्होंने कुछ बिंदुओं पर तेज तार जोड़ दिए थे ताकि अगर कोई रेंगता तो उसकी वर्दी फट जाती और उसकी त्वचा घायल हो जाती। ये शैतान के बच्चे, बलराज ने कोसा। बलराज भाई, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपने बैग से एक छोटा टूल बॉक्स निकाला। विक्रम, वह मैंने अनुमान लगाया था कि दानू रस्सी काटेगा, इसलिए मैंने एक योजना भी तैयार की। यह सूबेदार मेजर ईश्वर का सुझाव था। दानू जैसे लोग हमेशा रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं,
तो फिर बस रास्ते को नष्ट कर दो या एक नया रास्ता बनाओ। विक्रम ने कांटेदार तार के सहायक खंभों को तोड़ने के लिए एक रिंच और एक स्पैनर निकाला। तार काटने वाला नहीं, एक सकार। विक्रम ने कांटेदार तार के सहायक खंभों को तोड़ने। ज्ञान, कौन सा खंभा सबसे कमजोर है? वहां तीसरा खंभा, इसका क्षरण सबसे खराब है। तार के नीचे रेंगने के बजाय उन्होंने पूरे कांटेदार तार क्षेत्र को तोड़ना शुरू कर दिया। सूबेदार मेजर ईश्वर की कमान के तहत उन्होंने जल्दी से सहायक खंभों पर बोल्ट और नट ढीले कर दिए। क्रैक! कांटेदार तार क्षेत्र का एक हिस्सा पूरी तरह से ढह गया। वे रेंगे नहीं बल्कि उस कीचड़ से सीधे चले। यह धोखा नहीं है? ज्ञान ने चिंतित होकर पूछा। धोखा? बलराज हंसा। इसे रचनात्मक समस्या समाधान कहते हैं ज्ञान। पैरा एसएफ का काम उन जगहों पर रास्ता बनाना है जहां कोई रास्ता नहीं है। शाम 5 बजे फिनिश लाइन। दानू की टीम पहले ही पहले स्थान पर पहुंच चुकी थी और खुशी मना रही थी। देखा, हम नंबर 1 हैं। वह लंगड़ी टीम न जाने कहां बेहोश हो गई होगी। दानू ने नए कमांडर को सलामी दी। जी अल्फा टीम, कार्य पूरा हुआ। लेफ्टिनेंट कर्नल तेजा ने बिना किसी भाव के केवल अपनी कलाई घड़ी को देखा। उसी समय दूर से कीचड़ और पसीने से लथपथ 4 छायाएं दिखाई दीं। वे हैं। दानू की आंखें चौड़ी हो गईं। रस्सी काट दी गई थी, कांटेदार तार में जाल बिछा दिया गया था। वे इतनी जल्दी कैसे पहुंच सकते थे? विक्रम की शैडो टीम लड़खड़ाते हुए फिनिश लाइन पर पहुंची। उनका समय दानू की टीम से केवल 5 मिनट धीमा था। दूसरे स्थान पर। जी ब्रावो टीम, कार्य पूरा हुआ, विक्रम ने हांफते हुए कहा। लेफ्टिनेंट तेजा ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। हवलदार विक्रम, तुम्हारी टीम की वर्दी क्यों नहीं फटी है? क्या कांटेदार तार पार करते समय कोई समस्या हुई थी? जी नहीं, हमने तार को तोड़ दिया। तोड़ा? जी, हमने दुश्मन की बाधा को बेअसर करने का सबसे कुशल तरीका चुना। लेफ्टिनेंट कर्नल तेजा के होंठों का कोना थोड़ा ऊपर उठा। हवलदार मेजर दानू, जी कमांडर, तुम्हारी टीम इतनी साफ क्यों है? लगता है ज्यादा पसीना नहीं बहाया। वह इसलिए क्योंकि हमारी टीम की सहन शक्ति बहुत अच्छी है। बकवास! लेफ्टिनेंट कर्नल तेजा चिल्लाया। पर्यवेक्षक, रिपोर्ट। टॉवर से पर्यवेक्षक ने माइक्रोफोन उठाया। रिपोर्ट। अल्फा टीम तीसरे क्रॉसिंग पोस्ट को पार करने के बाद सामान्य रस्सी गलती से टूटी हुई पाई गई और 5वीं बाधा पर मानक के बाहर खतरनाक सामग्री गलती से स्थापित पाई गई। दानू का चेहरा पीला पड़ गया। कमांडर, यह एक झूठ है। हम चुप रहो, मुझे प्रक्रिया में संयोगों की परवाह नहीं है, मैं केवल परिणाम देखता हूं। लेफ्टिनेंट कर्नल तेजा ने दोनों टीमों को देखा और घोषणा की। पहले इवेंट का विजेता ब्रावो टीम है। क्या? यहां तक कि विक्रम भी हैरान था। अल्फा टीम ने सामान्य उपकरणों को नुकसान पहुंचाया है और अन्य टीमों के कार्य निष्पादन में बाधा डाली है। यह एक देशद्रोही कार्य है जो साथियों के जीवन को खतरे में डालता है। इसलिए अल्फा टीम का समय रिकॉर्ड पूरी तरह से रद्द कर दिया जाता है। आज से तुम आखिरी स्थान पर हो। कमांडर, दानू चिल्लाया। अस्वीकार्य है, कल साबित करो। आतंकवाद रोधी शूटिंग और बंधक बचाव इवेंट में साबित करो कि तुम्हारी क्षमता वास्तविक है या सिर्फ कचरा जो अपने ही साथियों को कुचलता है। आज का अभ्यास समाप्त हुआ। विक्रम और उसकी टीम ढीले होकर बैठ गए। घायल सूबेदार मेजर ईश्वर, सिद्धांतकार हवलदार ज्ञान और वरिष्ठ सैनिक सूबेदार बलराज, उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और रोते हुए हंसे। उनका पहला जवाबी हमला सबसे निराश क्षण में शानदार ढंग से सफल रहा। दूसरा दिन, संयुक्त आतंकवाद रोधी शूटिंग इवेंट। यह इवेंट अत्यधिक तनाव की स्थितियों में सटीक शूटिंग क्षमता का परीक्षण करता था। 50 मीटर तेज दौड़, फिर पिस्तौल से तेज गोलीबारी, बाधाओं को पार करना, फिर लंबी दूरी की राइफल से सटीक गोलीबारी और चलते हुए लक्ष्यों पर गोलीबारी। दानू की टीम, जो पिछले दिन से अभी भी सदमे में थी, भावनाओं के कारण बहुत सारी गलतियां कर रही थी। उनकी गोलियां बिखर गईं और कई चलते हुए लक्ष्य चूक गए। फिर शैडो टीम की बारी आई। ज्ञान, तुम जानते हो कि तुम अब तक केवल सिमुलेशन के साथ ही क्यों अभ्यास करते रहे हो? विक्रम ने ज्ञान के कंधे पर थपथपाया। क्योंकि असली गोलियां महंगी होती हैं। आज बचाओ मत। हवलदार ज्ञान ने अपना चश्मा उतारा। उसकी नजर अब एक कमजोर किताबी कीड़ा की नहीं थी। वह धीरे धीरे शूटिंग की स्थिति में खड़ा हुआ। थर
थर थर, पिस्तौल से तेज गोलीबारी। सभी गोलियां 10 पॉइंट ब्लैक सर्कल में लगीं। धूम धूम धूम। राइफल से सटीक गोलीबारी। 100 मीटर आगे बंधक लक्ष्य। 3 गोलियां ठीक आतंकवादी लक्ष्य की दोनों आंखों के बीच लगीं। हर कोई दंग रह गया, खासकर सूबेदार बलराज, जो खुद को सर्वश्रेष्ठ स्नाइपर होने का दावा करते थे, भी कुछ नहीं कह सके। सिद्धांत वास्तविकता बन गया। शैडो टीम ने शूटिंग इवेंट में एक असाधारण पूर्ण स्कोर दर्ज किया और कुल मिलाकर पहले स्थान पर पहुंच गई। आखिरी दिन, अंतिम इवेंट, बंधक बचाव अभियान। एक पुराने कारखाने में, जिसे आतंकवाद रोधी प्रशिक्षण केंद्र में बदल दिया गया था, प्रत्येक टीम को आतंकवादियों के कब्जे वाली इमारत में घुसपैठ करनी थी, बंधकों को बचाना था और सभी आतंकवादियों को बेअसर करना था। समय, बंधक सुरक्षा, बेअसर करने की सटीकता और टीम वर्क का व्यापक मूल्यांकन किया गया। दानू की टीम, जो आखिरी स्थान पर थी, अपना सम्मान वापस पाने के लिए पहले गई। सब अंदर जाओ, उन्हें खत्म कर दो। दानू ने एक अंधाधुंध हमले का नेतृत्व किया। वे एक बुलडोजर की तरह थे, दरवाजा तोड़कर और हर लक्ष्य पर गोलीबारी करते हुए। थर थर। अल्फा टीम, दूसरी मंजिल सुरक्षित। अच्छा, तीसरी मंजिल पर बढ़ो। उन्होंने बहुत जल्दी इमारत पर कब्जा कर लिया। आखिरी कमरा जहां बंधकों को रखा गया था। अंदर जाओ, अंदर जाओ। बूम। उन्होंने दरवाजा उड़ा दिया और कमरे के अंदर आतंकवादी लक्ष्यों पर गोलीबारी की। ऑपरेशन समाप्त। बंधक बचाए गए। उनका समय 5 मिनट 30 सेकंड था। एक अविश्वसनीय समय, जो अब तक के सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड के करीब था। दानू ने अपना हेलमेट उतारा, जीत के प्रति आश्वस्त। देखो, यह है क्षमता। विक्रम और उसकी टीम 10 मिनट में भी अंदर नहीं जा पाएगी। हालांकि मंच पर लेफ्टिनेंट कर्नल तेजा का चेहरा ठंडा बना रहा। अब विक्रम की शैडो टीम की बारी थी। ईश्वर भाई, क्या दुश्मन की तैनाती अनुमान के अनुसार है? सही। दानू सोच नहीं सकता, वह हमेशा सामने से घुसता है। लेकिन इस इमारत की संरचना, दूसरी मंजिल की खिड़की सबसे कमजोर बिंदु है। घायल सूबेदार मेजर ईश्वर ने एक नक्शे की ओर इशारा किया। बलराज भाई, कृपया तीसरी मंजिल की छत पर स्नाइपर को संभालें। मुझ पर छोड़ दो। उस घमंडी आदमी के सिर में छेद करना मेरी विशेषज्ञता है। सूबेदार बलराज ने अपनी स्नाइपर राइफल ली और अंधेरे में गायब हो गया। ज्ञान, तुम और मैं दूसरी मंजिल से अंदर जाएंगे। मुझे तुम्हारी आंखों पर विश्वास है। जी, आदेश का पालन होगा। ऑपरेशन शुरू हुआ। बस। बलराज की साइलेंसर लगी राइफल से गोली चली। तीसरी मंजिल की छत पर पहरा दे रहा आतंकवादी लक्ष्य गिर गया। दूसरी मंजिल का प्रवेश मार्ग सुरक्षित है। विक्रम और ज्ञान ने रस्सियों का इस्तेमाल किया और जल्दी से दूसरी मंजिल की खिड़की से घुसपैठ की। वो बात की हा पर को भी गलियारे में बिना किसी आवाज के चले। उनका हर मूवमेंट ठीक मैनुअल जैसा था। बाईं ओर 2 दुश्मन, ज्ञान ने फुसफुसाया। विक्रम ने हाथ का इशारा किया। दोनों एक साथ मुड़े और डबल टैप शॉट्स के साथ लक्ष्यों को बेअसर कर दिया। उसी समय सूबेदार मेजर ईश्वर का रेडियो बजा। विक्रम, जाल, दूसरी मंजिल के मध्य गलियारे में एक प्रेशर माइन है। दानू की टीम बस उसके ऊपर से गुजर गई। ज्ञान, रुको। विक्रम ने ज्ञान को रोका। फर्श पर चालाकी से छिपाई गई एक प्रेशर माइन दिखाई दे रही थी। अगर उस पर पैर रखा जाता तो पूरी इमारत को विस्फोटित माना जाता। धत्त तेरे की, हम घूम कर जाएंगे। सामने से घुसने के बजाय उन्होंने उस कमरे के ऊपर की मंजिल तक पहुंचने के लिए एयर वेंट का इस्तेमाल किया जहां बंधकों को रखा गया था। आखिरी कमरा, 2 बंधक, 3 आतंकवादी। दानू की टीम ने दरवाजा उड़ा दिया था, लेकिन विक्रम ने एक अलग तरीका चुना। ज्ञान, जिप्सम की छत, हम ऊपर से फास्ट रोप करके अंदर जाएंगे। जी। दोनों ने छत को तोड़ा और फिल्म की तरह एक साथ कमरे में उतरे। धड़ाम। आतंकवादी लक्ष्य हैरान हो गए और ऊपर देखने लगे। उसी समय थर थर थर, उल्टे लटके हुए विक्रम और ज्ञान की बंदूकों के मुंह से गोलियां निकलीं। तीनों आतंकवादी लक्ष्यों को सिर में सटीक गोली लगी। बंधक लक्ष्यों को कोई चोट नहीं आई। बंधक सुरक्षित। विक्रम ने हांफते हुए रेडियो पर कहा। उनके ऑपरेशन को पूरा करने का समय 12 मिनट 40 सेकंड था, जो दानू की टीम के समय से 2 गुने से भी अधिक था। दानू जोर जोर से हंसने लगा। हा हा, बेवकूफ, 12 मिनट, हम जीत गए, हम जीत गए। लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल तेजा अपनी कुर्सी से उठे और धीरे धीरे शैडो टीम की ओर चले। अंतिम परिणामों की घोषणा।
कमांडर की आवाज गूंज उठी। अल्फा टीम, ऑपरेशन का समय 5 मिनट 30 सेकंड, 10 आतंकवादी बेअसर, हालांकि एक बंधक की मौत, एक बंधक घायल। क्या यह असंभव है? दानू चिल्लाया। आखिरी कमरे में गोलीबारी करते समय एक गोली बंधक लक्ष्य के हाथ में लगी और तुमने दूसरी मंजिल के गलियारे में प्रेशर माइन को सक्रिय कर दिया। पूरी ऑपरेशन टीम को शहीद माना जाता है। सभी बंधक मारे गए। अल्फा टीम का अंतिम स्कोर 0। दानू का चेहरा काला पड़ गया। ब्रावो टीम, लेफ्टिनेंट कर्नल तेजा ने विक्रम को देखा। ऑपरेशन का समय 12 मिनट 40 सेकंड, 10 आतंकवादी बेअसर, माइन को सफलतापूर्वक टाला गया। 2 बंधकों को पूरी तरह से बचाया गया, एक भी गलती नहीं। उन्होंने विक्रम का हाथ ऊंचा उठाया। इसकी कत्ता बात रही है, उन्होंने विक्रम का बात रही है। बार इंटर कंपनी प्रतियोगिता का अंतिम विजेता हवलदार विक्रम के नेतृत्व वाली ब्रावो टीम है। मैदान में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर तालियों और जयकारों की गूंज उठी। यह प्रशंसा जनरल के पोते के लिए नहीं, बल्कि हवलदार विक्रम सच्चे स्टार सैनिक के लिए थी। नहीं, यह अवैध है, यह धोखा है। उसकी दादी ने जरूर। जब दानू अपना आपा खो बैठा और विक्रम पर हमला करने वाला था, हवलदार मेजर दानू, लेफ्टिनेंट कर्नल तेजा चिल्लाया, तुम्हें प्रतियोगिता के दौरान जानबूझकर एक साथी के उपकरण को नुकसान पहुंचाकर हत्या के प्रयास के आरोप में मैं तुम्हें अभी सैन्य पुलिस को सौंपता हूं। तुम्हारा मुकदमा सैन्य अदालत में चलेगा। पता चला कि दानू की टीम के एक सदस्य ने, जिसने रस्सी काटने की घटना देखी थी, अपराध बोध से बुखन होकर लेफ्टिनेंट कर्नल तेजा को सब कुछ कबूल कर लिया था। एमपी दौड़े और दानू को पकड़ लिया। उसे दहाड़ते हुए घसीटा गया। विक्रम ने अपने साथियों को देखा जो दौड़कर उसे गले लगा रहे थे। लंगड़ाते हुए चल रहे सूबेदार मेजर ईश्वर, अपने चश्मे के पीछे रो रहे हवलदार ज्ञान और सूबेदार बलराज, जो 3 साल में पहली बार खुलकर मुस्कुरा रहे थे। हम कामयाब हुए। विक्रम ने आकाश की ओर देखा। दादी, क्या आप देख रही हैं? मैं कामयाब हुआ। उसी समय प्रशिक्षण मैदान से कुछ 100 मीटर दूर एक अनाम पहाड़ी की चोटी पर श्रीमती देविका, एक 70 वर्षीय दादी, ने अपनी पुरानी सैन्य दूरबीन नीचे की। उन्होंने चुपचाप अपने पोते को अपने साथियों द्वारा हवा में उछाले जाते हुए देखा। उनके झुर्रीदार गालों पर एक गर्म आंसू बह निकला। हाँ विक्रम, तुम महान हो, बहुत महान, मेरे प्यारे पोते। यही एक सच्चा सैनिक है। श्रीमती देविका मुड़ी, जैसे अब देखने के लिए कुछ नहीं बचा था, और बिना किसी आवाज के पहाड़ी से नीचे उतर गईं। उनके हाथ में उनके पोते द्वारा बचपन में दिया गया पुराना फूलों वाला बैग अभी भी लटका हुआ था। उधमपुर के आतंकवाद रोधी प्रशिक्षण केंद्र में इंटर कंपनी प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी थी। हवलदार मेजर दानू की दहाड़ एमपी कार के पीछे गायब होने के बाद मैदान में सन्नाटा छा गया। सैकड़ों पैरा एसएफ सैनिक उस वास्तविक नाटक से स्तब्ध थे जिसे उन्होंने अभी अभी देखा था। भ्रष्टाचार का अंत और सच्चाई की जीत। यह एक बहुत शक्तिशाली वास्तविकता थी। नए कमांडर ध्रुवीय भालू लेफ्टिनेंट कर्नल तेजा प्रकाश पसीने और धूल से लथपथ शैडो टीम के 4 सदस्यों के सामने खड़े थे। उन्होंने सबसे पहले सूबेदार मेजर ईश्वर के पास जाकर, जो अपनी घायल टांग के साथ अंत तक डटे रहे, उनके कंधे पर जोर से थपथपाया। सूबेदार मेजर ईश्वर, तुमने शायद अपनी टांग का कुछ हिस्सा खो दिया हो, लेकिन तुमने इस इकाई का सबसे मजबूत हथियार वापस ला दिया है। अनुभव, तुम्हारी कभी हार न मानने की भावना ने आज की जीत बनाई है। लेफ्टिनेंट कर्नल तेजा ने घोषणा की कि वह खुद सूबेदार मेजर ईश्वर की सेवा विस्तार पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। वह अब पुनर्वास कक्ष में लंगड़ा नहीं थे। उन्हें नवगठित विशेष सामरिक सिद्धांत अनुसंधान अनुभाग के पहले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। एक सबसे सम्मानजनक वापसी, जिसे सभी ने असंभव माना था। फिर वह सूबेदार बलराज की ओर मुड़े, जो सेवानिवृत्त होने वाले थे। सूबेदार बलराज, तुम्हारी आंखें अभी भी इस इकाई में किसी से भी ज्यादा तेज हैं। जिन लोगों ने 3 साल पहले तुम्हारे सम्मान को कलंकित किया था, उन सभी पर मुकदमा चल चुका है। अब बस तुम्हारा वापस आना बाकी है। तुम्हारी जगह पेंशन भोगियों की सूची में नहीं, बल्कि स्नाइपर प्रशिक्षण मैदान की फायरिंग लाइन पर है। जवाब में बलराज ने अपनी पसीने से भीगी स्नाइपर राइफल उठाई। उसकी आंखों में 3 साल से बुझी हुई आग फिर से जल उठी। उसने लेफ्टिनेंट कर्नल तेजा की आंखों के सामने अपना सेवानिवृत्ति अनुरोध पत्र फाड़ दिया।
मैदान के एक कोने से जयकारों की गूंज उठी। अगला था हवलदार ज्ञान, किताबी कीड़ा, जिसने सभी भविष्यवाणियों को पलट दिया था। हवलदार ज्ञान। लेफ्टिनेंट कर्नल तेजा की आवाज नरम हो गई। मुझे खुद पर और इस इकाई की व्यवस्था पर खेद है जिसने तुम जैसी प्रतिभा को प्रशासनिक अनुभाग में दफन होने दिया। तुम्हारा उत्तम सिद्धांत किताबों में मृत ज्ञान नहीं है। यह एक ऐसी रणनीति है जो तुम्हारे आप तक हर कि तुम एक किताब करता बनीता के हुआ सैकड़ों साथियों की जान बचा सकती है। और तुम्हारी शूटिंग क्षमता, ईमानदारी से कहूं तो मुझसे बेहतर है। हवलदार ज्ञान का चेहरा लाल हो गया और उसने सिर झुका लिया। उसी दिन उसे कमांडर के सीधे अधीन ऑपरेशन स्टाफ में सबसे युवा सामरिक विश्लेषक के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया। अब कोई उसे किताबी कीड़ा नहीं कहता था, वह पहली बटालियन का दिमाग बन गया था। अंत में लेफ्टिनेंट कर्नल तेजा हवलदार विक्रम के सामने आए, जो इस सारे चमत्कार का केंद्र था। हवलदार विक्रम जी, मैं शुरू से ही जानता था कि तुम्हारी दादी कौन है। ठीक इसी वजह से मैंने तुम्हें और भी ठंडी नजरों से देखा, यह देखने के लिए कि एक जनरल का पोता क्या कर सकता है। लेफ्टिनेंट कर्नल तेजा ने मैदान में मौजूद सभी सैनिकों को देखा और अपनी आवाज ऊंची की। तुम सबने अपनी आंखों से देखा है। हवलदार विक्रम ने उन साथियों का नेतृत्व किया जिन्हें किसी ने भी परवाह नहीं की और यहां खड़े हैं। उसने किसी संबंध या सड़े हुए पृष्ठभूमि पर भरोसा नहीं किया। वह अपने घायल साथी के लिए पैर बना, वह अपने निराश साथी के लिए आंखें बना और वह अपने उपेक्षित साथी के लिए तलवार बना। यह है पैरा एसएफ, यह है एक कमांडर। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इंटर कंपनी प्रतियोगिता का विजय बैज विक्रम की छाती पर लगाया। आज मैंने हवलदार विक्रम में एक जनरल का पोता नहीं देखा, मैंने एक सच्चा स्टील कमांडर देखा जो इस इकाई के भविष्य का नेतृत्व करेगा। तुम इस इकाई की एक नई किंवदंती हो। जैसे ही वह वाक्य समाप्त हुआ, मैदान में मौजूद सभी सैनिकों ने मानो एक कमांड पर विक्रम और उसकी शैडो टीम को सैन्य सलामी दी। यह ईर्ष्या या जलन का संकेत नहीं था, बल्कि दिल की गहराइयों से आया एक सच्चा सम्मान था। उस सलामी को स्वीकार करते हुए विक्रम ने खुशी के आंसू रोकने के लिए अपने होंठ काट लिए। समय बीत गया, दो मौसम बदल गए। उधमपुर की चिलचिलाती गर्मी गायब हो चुकी थी और भारत के सबसे उत्तरी छोर पर लद्दाख के भीतरी इलाकों में हड्डियों को कंपा देने वाली सर्दियों की हवा चलने लगी थी। एक अग्रिम चौकी पर सीमा पर एक सैटगास पोस्ट। सुबह की कड़ाके की ठंड में दो सैनिक पूरी तरह से सुसज्जित होकर पहरा दे रहे थे। उनके कंधों पर लांस नाइक का पद लगा था। वे लांस नाइक बलवान सिंह और लांस नाइक गोपाल वर्मा थे। 6 महीने पहले पहली बटालियन के सबसे आरामदायक गार्ड पोस्ट से उन्होंने एक रात में सब कुछ खो दिया और इस अग्रिम मोर्चे पर भेज दिए गए। पहले दिन सिपाही के पद पर पदावंत होकर वे निराश थे। ठंडे पहाड़ों के बीच जीवन, हर दिन ऊबड़ खाबड़ इलाके में गश्त करना, जमी हुई जमीन में खाइयां खोदना नरक था। जिन अलगाववादियों को वे पहले तुच्छ समझते थे, अब वे हर दिन सीमा के पार से उन्हें घूरते थे। बलवान, बहुत ठंड है, लांस नाइक गोपाल ने अपने पैर पटकते हुए कहा। रोना बंद करो गोपाल, ठंड समस्या नहीं है। उस थर्मल मॉनिटर को देखो, कुछ समय से कुछ अजीब है। लांस नाइक बलवान की आवाज अब 6 महीने पहले वाले घमंडी हवलदार मेजर की नहीं थी। कठोर वातावरण के बीच उसने अपने सैनिक की वृत्ति को तेज कर लिया था। सच में थर्मल मॉनिटर स्क्रीन पर एक धुंधला गर्म स्थान गश्ती क्षेत्र की सीमा के पास घूम रहा था। वह क्या है? हिरण नहीं, उसकी चाल लड़खड़ा रही है। वह एक व्यक्ति है। उन्होंने तुरंत कमांड पोस्ट को सूचना दी। जल्द ही पोस्ट कमांडर एक खोज दल के साथ पहुंचे। कोहरे के बीच जो पड़ा था वह एक 70 वर्षीय स्थानीय आदिवासी बुजुर्ग था जो जंगल से उत्पाद इकट्ठा करते समय खो गया था और थक गया था। वह हाइपोथर्मिया के कारण लगभग बेहोश हो चुका था। जबकि खोज दल स्ट्रेचर लेने के लिए वापस गया, लांस नाइक बलवान ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी मोटी जैकेट उतार दी। बलवान, तुम पागल हो, तुम भी ठंड से मर जाओगे। लांस नाइक गोपाल ने उसे रोकने की कोशिश की। चुप रहो, अगर यह साहब मर गए तो यह हमारे लिए एक सैनिक के रूप में मरने के बराबर है। बलवान ने बुजुर्ग को अपनी जैकेट से ढक दिया, अपने राशन से एक इंस्टेंट हीटर फाड़ा और उसे बुजुर्ग के हाथ में रख दिया। फिर वह मुड़ा। गोपाल, मेरी मदद करो, मैं इन्हें पोस्ट तक अपनी पीठ पर ले जाऊंगा, तुम पीछे से रक्षा करो।
दोनों सैनिकों ने लगभग 1 किमी तक फिसलन भरे रास्ते को पार किया। बुजुर्ग को स्वास्थ्य पोस्ट तक ले गए। उनके चेहरे और हाथ शीत दंश के कारण सुन्न हो गए थे। प्राथमिक उपचार मिलने के बाद बुजुर्ग को आखिरकार होश आ गया। धन्यवाद साहब सैनिक। उसी समय स्वास्थ्य कक्ष का दरवाजा खुला और पोस्ट कमांडर के साथ एक मेहमान अंदर आया। उन्होंने एक साफ सुथरी सर्दियों की कोट पहनी हुई थी, लेकिन उनका आभा मंडल उस मोटे कपड़े को भेदता हुआ महसूस हो रहा था। वह श्रीमती देविका थीं। बलवान और गोपाल जम गए। उनके नरक की शुरुआत के दिन की यादें, उधमपुर गार्ड पोस्ट पर मिले जासूस का चेहरा, जनरल, दोनों अनजाने में सावधान की मुद्रा में आ गए। लगभग फर्श पर घुटने टेकने वाले थे। जी लांस नाइक बलवान सिंह। जी लांस नाइक गोपाल वर्मा। श्रीमती देविका ने उन्हें बिना कुछ कहे देखा। उन्होंने कमांड रूम से पोस्ट कमांडर के साथ पूरे बचाव अभियान को देखा था। उन्होंने बलवान के शीत दंश से सूजे हुए लाल हाथों को देखा। फिर उन्होंने बलवान की पड़ी हुई मोटी जैकेट उठाई। लांस नाइक बलवान सिंह। जी लांस नाइक बलवान सिंह। मौसम बहुत ठंडा है ना? कोई बात नहीं जनरल। श्रीमती देविका ने जैकेट उठाई और उसे खुद बलवान के कंधे पर डाल दिया। उस बूढ़ी दादी के हाथों का गर्म स्पर्श उसकी जमी हुई वर्दी को भेदता हुआ महसूस हुआ। 6 महीने पहले उधमपुर में मौसम बहुत गर्म था। उस समय तुमने पहनने के लिए लोगों की चीजें छीन लीं, लेकिन आज तुमने लोगों के लिए अपनी चीजें छोड़ दी। श्रीमती देविका के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। कमजोर और बूढ़े लोग जिन्हें तुमने पहले तुच्छ समझा था, हाँ, वे ऐसे ही दिखते हैं। आज तुमने एक नागरिक की जान और एक सैनिक की जान बचाई है। तुम्हारी पुनः शिक्षा आज समाप्त होती है। लांस नाइक बलवान अब अपने आंसू नहीं रोक सका और फूट फूट कर रोने लगा। वे आंसू 6 महीने पहले की तरह डर और अपमान के आंसू नहीं थे। वे खुशी के आंसू थे, क्योंकि इस जमी हुई अग्रिम मोर्चे पर उसे आखिरकार एक सच्चे सैनिक के रूप में मान्यता मिली थी। श्रीमती देविका ने लांस नाइक गोपाल के कंधे पर भी थपथपाया। अच्छा काम किया, तुम एक महान सैनिक हो, मेरे पोते जितने ही महान। 1 साल बाद एक शांत शरद ऋतु के दिन शहर के बाहरी इलाके में श्रीमती देविका के घर के आंगन में पत्ते झड़ रहे थे। जब वह बरामदे में बैठकर गर्म चाय पी रही थीं, तो गेट खुला और एक सुंदर सैनिक अंदर आया। जी अनुमति है, अभी छुट्टी पर पहुंचा हूं। उसके कंधे पर अब हवलदार का पद नहीं था, बल्कि एक चमकता हुआ नायब सूबेदार का पद था। इंटर कंपनी प्रतियोगिता में जीत के 1 साल बाद नायब सूबेदार विक्रम पहली बटालियन में कोर टीम का प्रमुख बन गया था और नए एनसीओ के लिए एक आदर्श था। आ गए नायब सूबेदार। श्रीमती देविका ने एक कप चाय बढ़ाते हुए मुस्कुराई। विक्रम ने सावधानी से विभिन्न पुरस्कार, प्रमाण पत्र और इंटर कंपनी प्रतियोगिता की ट्रॉफी अपनी दादी की पुरानी अलमारी पर रखी। उस ट्रॉफी के बगल में श्रीमती देविका का सक्रिय सेवा के दौरान का कीर्ति चक्र पदक रखा हुआ था। दादी, कुछ समय पहले मैं लद्दाख से आया था। बलवान और गोपाल अब सैनिक नहीं हैं। उन्होंने एनसीओ की शिक्षा पूरी कर ली है। उन्होंने वहीं सेवा करने का फैसला किया है। वे पूरी तरह से अलग इंसान बन गए हैं। दादी जानती हैं, वहां के कोर कमांडर पहले दादी के अधीन थे, कभी कभी खबर देते हैं। श्रीमती देविका गर्व से मुस्कुराईं। एक पल का सन्नाटा। विक्रम ने आंगन में पत्तों को देखा और बोलना शुरू किया। दादी, अगर 2 साल पहले वह दिन नहीं होता तो मैं क्या होता? हाँ, शायद मैं अभी भी एक घमंडी स्टार सैनिक होता, यह जाने बिना कि मेरी इकाई सड़ रही है, केवल अपनी क्षमता पर निर्भर। या शायद मैं दानू जैसे राक्षस द्वारा नष्ट कर दिया गया होता और यह वर्दी उतार दी होती। उसने अपनी दादी को देखा। उस दिन आप मुझे बचाने नहीं आई थीं, आप मुझे परखने आई थीं। क्या मैं असली स्टील हूं या सिर्फ एक जंग लगा लोहा जो जनरल के पोते के बड़े नाम के पीछे छिपा है? श्रीमती देविका ने अपना चाय का कप नीचे रखा और अपने पोते का अब खुरदुरा हाथ पकड़ लिया। विक्रम, लोहे को लोहे से टकराना पड़ता है आवाज पैदा करने के लिए, और असली स्टील सबसे गर्म आग में तपाए जाने और सबसे भारी हथौड़े से पीटे जाने के बाद ही तेज होता है। उन्होंने विक्रम की छाती पर लगे बैज को देखा। दादी ने सिर्फ उस खोल को तोड़ा जिसमें तुम छिपे थे। दादी ने सिर्फ उस सड़ी हुई जमीन को जोता, उस बंजर भूमि में अंकुर उगाना, तूफान से बचना और अपनी ताकत से फल देना। वह तुम थे विक्रम। विक्रम की आंखें लाल हो गईं। दादी, शायद मैं आपके जैसे महान जनरल नहीं बन पाऊंगा। तुम्हारा क्या मतलब है?
लेकिन मैं वादा कर सकता हूं कि मेरे साथी चोट के कारण किनारे नहीं किए जाएंगे, कि मेरे लोग सिद्धांत में नहीं फंसेंगे और कि मेरे वरिष्ठ अपना सम्मान नहीं खोएंगे। मैं उनके साथ रहूंगा, उनके साथ लड़ूंगा, जैसा कि आपने मुझे दिखाया। तभी श्रीमती देविका मुस्कुराईं, किसी भी जीत की खबर सुनकर मुस्कुराने से भी ज्यादा उज्जवल। वह अपने कमरे में गईं और एक धूल भरी फोटो फ्रेम लाईं। उसमें मेजर जनरल देविका की युवावस्था की एक तस्वीर थी, हिमालय की बाज जो दशकों पहले पूरी सेना को कमांड करती थीं। इस बाज के पंख अब कमजोर हो गए हैं, यह अब उड़ नहीं सकती। उन्होंने वह फ्रेम विक्रम के हाथ में दे दिया, लेकिन आज इस बूढ़ी बाज की आंखों से दादी ने स्पष्ट रूप से देखा है। दादी के सामने एक सबसे सुंदर युवा बाज है जो भारत के सबसे ऊंचे और सबसे नीले आकाश की ओर उड़ने के लिए तैयार है। विक्रम ने और कुछ नहीं कहा। उन्होंने वह फोटो फ्रेम लिया, बरामदे से उतरे और अपनी दादी के सामने खड़े हो गए। उन्होंने सबसे उत्तम और सबसे ईमानदार सैन्य सलामी दी जो उन्होंने कभी सीखी थी। यह अब एक पोते का अपनी दादी को अभिवादन नहीं था, यह एक सक्रिय सैनिक की अपने शाश्वत गुरु, जीवित किंवदंती को एक गर्म शपथ थी। जी, श्रीमती देविका ने अपना झुर्रीदार हाथ उठाकर उस सलामी का जवाब दिया। 2 पीढ़ियों का स्टील मिला, अपने सबसे शानदार क्षण में एक दूसरे को देखते हुए। यदि यह वीडियो उपयोगी है तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और अपनी टिप्पणी छोड़कर अपना समर्थन दें। धन्यवाद।